अब हम लोग कर रहे हैं वेक्टर, ठीक है। वेक्टर लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट है ए बी, और ये लाइन सेगमेंट है, पॉइंट से बना हुआ। लेकिन वेक्टर का ही दूसरा नाम है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वो क्या होता है, एक जगह एरो लगा रहेगा, एक जगह कुछ नहीं। इसी को वेक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ एरो लगा दो, यहाँ कुछ नहीं, तो यह वेक्टर है। इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको टर्मिनल पॉइंट, या दूसरा भी नाम है, इसको टेल बोलते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हेड। टेल हेड, या इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। और इसको ए बी वेक्टर ऐसे डिनोट करते हैं। एरो ऊपर लगाया, टेल से हेड की तरफ, इनिशियल पॉइंट से उसके तरफ, और इसे सी डी है तो ऐसे डिनोट करेंगे। या इसको सिंगल लेटर से भी ए से बी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है बेटा। जैसे पी क्यू को ए वेक्टर से डिनोट कर लेंगे। वेक्टर को अपने पैरेलल कहीं भी ले आ सकते हैं। मान लो ये हेड है, ये टेल है, तो अपने पैरेलल कहीं भी ले जाओ, केवल उसके डायरेक्शन को नहीं बदलना, और ना उसके लेंथ या मैग्नीट्यूड को चेंज मत करना। तो ये सारे वेक्टर इक्वल वेक्टर है, ये सारे वेक्टर्स इक्वल वेक्टर है, क्योंकि कहीं भी लोकेशन कहीं भी हो सकता है, केवल उसका डायरेक्शन नहीं चेंज होना है, और लेंथ नहीं छोटा बड़ा नहीं कर देंगे। वही यहाँ लिखा हुआ है। ये दोनों दोनों के लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम है, तो यही शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर है, ठीक है बेटा। अब आगे आ जाओ। इस चैप्टर में वेक्टर का मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो दिखाया है, स्केलर जब भी इस चैप्टर में बात हो, इसका मतलब रियल नंबर, नंबर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर के सिंबल में मॉडुलस लगा दोगे या ऐसे लिखोगे बिना मॉडुलस और एरो के, तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड हुआ। यह नॉन नेगेटिव होता है, यह 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लेंथ होता है वेक्टर का, ठीक है बेटा। यह नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। वेक्टर नॉन नेगेटिव नहीं होता। वेक्टर में मैग्नीट्यूड यानी लेंथ प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं, एक नई चीज है, ठीक है बेटा। देखो ये रियल नंबर का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। हाँ, जैसे रियल नंबर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, और वेक्टर का भी कुछ देर में, ये निकालने का तरीका भी कुछ देर में लर्न करेंगे। पोजीशन वेक्टर, ये किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ऊपर जेड एक्सिस है। एक वेक्टर है बेटा, यही ये जेड एक्सिस है, और यह एक वेक्टर, ये मान लो हेड है, टेल है, तो वेक्टर को ले आओ, टेल को डाल दो ओरिजिन पर। ऐसे कर सकते हैं। तो पी पॉइंट है, तो अभी वेक्टर को नहीं डालो, अभी पी पॉइंट है कोई भी हवा में, उसको ओरिजिन से मिला दो, यहाँ हेड लगा दो, टेल। तो ये ओपी जो वेक्टर मिला, वो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है ना। ओपी वेक्टर को, ओपी ओ ओरिजिन है, अब पी जो पॉइंट है, तो ओपी ओपी वेक्टर जो होगा, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ओ क्यू, दूसरा पॉइंट क्यू है, तो ओ से मिला दो उसको, हेड यहाँ टेल यहाँ, तो ओ क्यू वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू। ये बड़ी आसान है निकालना, कैसे। अच्छा ये भी देख लो, ये आई कैप देख रहे हो ना, आई कैप, ये आई कैप देख रहे हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड लेंथ 1 हो, उसको आई कैप डिनोट करते हैं। और पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट लेंथ का, यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होता है उसको जे कैप, और पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट लेंथ है, यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होता है उसको के कैप से डिनोट करते हैं। ये बहुत स्टैंडर्ड है, हम लोग यूज करेंगे। अब जैसे पी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, और तुमसे बोले इसका पोजिशन वेक्टर निकालो, यानी ओपी वेक्टर, बहुत आसान है। इसमें आई कैप जे कैप के कैप से मल्टीप्लाई करके प्लस लिख डालो, हो गया। जैसे एग्जाम्पल पी यह है, तो ओपी वेक्टर यानी पी का पोजिशन वेक्टर क्या होगा, 2 i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 3 k कैप। आज 0 j कैप 0 हो जाता है, तो सीधे यही दोनों बचेंगे। उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर या गिवन है, तो इसका मतलब उससे कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, यहाँ जे वाला नहीं है, इसका मतलब 0 है, 2, 0, -3। यानी अगर कोई किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। कन्वर्सली, किसी पॉइंट के अगर पोजीशन वेक्टर मालूम है, तो हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो हमें तुम्हें इस चैप्टर में ऐसे भी लिखा है पॉइंट पी, ये तो तुम बचपन से पढ़ते आए हो कोऑर्डिनेट। पॉइंट पी के बगल में ऐसा लिखा रहेगा वेक्टर, फिर भी उसको बोलेगा पॉइंट पी। ये रियल में ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है, ओपी वेक्टर है, और हम इससे आसानी से यह निकाल लेते हैं, इससे यह, इसीलिए पॉइंट पी लिखते हैं। तो इसमें जब भी पॉइंट पी बोले या वेक्टर दिया रहे बगल में, समझ लेना कि पी का ही पोजीशन वेक्टर यानी ओपी वेक्टर है, और पी के बगल में कोऑर्डिनेट्स है, वो तो हम जानते ही हैं। तो ये भी लर्न कर लिया बेटा।
अब यूजुअली पोजीशन वेक्टर को आर से भी डिनोट करते हैं, रेडियस वेक्टर। अब आ जाओ डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए वेक्टर, ये क्या है? ये देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है बेटा। तो एक वेक्टर मान लो ए है, यही ए, तो उसको ले आओ, हम मूव कर सकते हैं अपने पैरेलल कहीं भी, और इसके टेल को डाल दो कहाँ, ओरिजिन पर। तो पॉजिटिव एक्स से जो ये एंगल बना रहा है, यू अल्फा से डिनोट करते हैं, ये पॉजिटिव वाई है। इससे जो एंगल ये वेक्टर बना रहा है, ये बीटा, और जेड यह है, इससे जो ये एंगल बना रहा है, ये क्या है, गामा। ठीक है बेटा, ये गामा। तो हमें हर वेक्टर के लिए तीन एंगल बनते हैं, ये अल्फा, ये बीटा, और ये गामा। इन्हीं को ऐसे डिनोट करो या ऐसे, या कभी कभी कॉमा देके बिना ब्रैकेट के भी लिखते हैं। तो इन तीनों को, इन ट्रिपलेट को बोलते हैं डायरेक्शन एंगल ऑफ द वेक्टर। और यह तीनों 0 डिग्री से 180 डिग्री तक लाई करेगा उसके बीच में। जैसे एक एग्जांपल दिया, अल्फा 30 डिग्री, बीटा 60 डिग्री, गामा 120 डिग्री। अब अगला है हमारा डायरेक्शन एंगल, तो देख लिया। अब डायरेक्शन कोसाइंस, इन्हीं में कॉस लगा दो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इसको बोलते हैं इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस। इसको एलिमेंट से डिनोट करते हैं, एल है कॉस अल्फा, एम इक्वल्स कॉस बीटा, एन इक्वल्स कॉस गामा। ये रिजल्ट कभी नहीं भूलना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1। स्ट्रेट लाइन जब हम लोग पढ़ेंगे वहां भी इस फॉर्मूला को पढ़ोगे। इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तो यूजुअली एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 1। कभी कभी इसमें साइन वाला पूछ देता है, इसको निकालो, इसकी वैल्यू, रिजल्ट यह है या नहीं। लेकिन इसको भी करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा होता है 1 - कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा हो गया 1 - कॉस स्क्वायर बीटा, यह हो गया 1 - कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 1 3 हो गया, माइनस कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ गया यह, और यह तो तुम जानते हो 1 होता है, 3 - 1 2, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यह क्वेश्चन है, कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन ये कई बार आया हुआ है। यह यह मेन है क्वेश्चन, मतलब रिजल्ट। यानी जो डायरेक्शन कोसाइन है उनके स्क्वायर का सम 1 होता है, ये भूलना नहीं। तो हमने वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स पढ़े, डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े। एक तीसरा होता है डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए वेक्टर, इसको डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं। यह क्या है, तो जो डायरेक्शन कोसाइंस आए थे ना, उसमें उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो यह हो जाएगा डायरेक्शन रेशो। तो यह अभी निकालने के लिए कभी कभी आता है। मेन यह सब, यह दोनों सबसे ज्यादा निकालने के लिए आता है। यह गिवन रहा तो यह निकालने के लिए आएगा। तो अभी देखेंगे क्वेश्चन में। अब चलते हैं, वेक्टर, अगर यूजुअली वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में गिवन होता है बेटा, ये वेक्टर जैसे ऐसे दिया हुआ है। अब तुम्हें ये सब निकालना है, कैसे निकालना है, क्या क्या, उसका मैग्नीट्यूड बहुत आसान है। रूट अंडर इस कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, A2, उसका स्क्वायर प्लस A3, रूट अंडर। तो जब भी आई कैप जे कैप के कैप में कोई वेक्टर गिवन हो, तो उसका मैग्नीट्यूड बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, रूट अंडर कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। ठीक है। और अब डायरेक्शन रेशोज कैसे निकालेंगे, तो ये जो A1 A2 A3 है ना, यही डायरेक्शन रेशोज है बेटा। हाँ, आई कैप जे कैप के कैप में कोई वेक्टर गिवन है ना, अब तुमसे बोले डायरेक्शन रेशोज निकालो, बस A1 A2 ये लिख डालो, हो गया। अब बोले कि डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। वो क्या है, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ये निकाल चुके हैं। इससे इस तीनों को डिवाइड करो, ये देखो करा है मैंने, ये डायरेक्शन कोसाइन निकल गए, यानी एलिमेंट निकल गया, एल इक्वल दिस, एम इक्वल दिस, एन इक्वल दिस। यानी जो डायरेक्शन रेशोज है ना बेटा, उनमें ए के मैग्नीट्यूड यानी इससे डिवाइड कर दो या निकाल के, तो ये बन गया कौन, डायरेक्शन कोसाइंस इस वेक्टर ए का। तो यह निकल गया, यह भी इसी से निकला है। एल इक्वल्स कॉस अल्फा इक्वल दिस, एम इक्वल्स कॉस बीटा इक्वल दिस, एन इक्वल्स कॉस गामा इक्वल दिस। अब डायरेक्शन रेशो छोड़ दो, नहीं आता है, ये दोनों याद रखो। अब आ जाओ, जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ती है। जीरो वेक्टर उस वेक्टर को बोलते हैं जिसका लेंथ जीरो हो, मैग्नीट्यूड जीरो हो, उसको ओ, कैपिटल ओ एरो लगा कर डिनोट करते हैं। ये जीरो वेक्टर है, मतलब ए को इक्वल जीरो लिखेंगे, यानी ए का मैग्नीट्यूड जीरो है। जैसे टेल और हेड सेम हो, ए जीरो वेक्टर, बी बी जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर इज सेड टू हैव एनी डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो ये जीरो वेक्टर भी हुआ, जिसमें नल वेक्टर ही बोलते हैं। यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जैसे वेक्टर ए इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, यानी ए का मैग्नीट्यूड 1 हो। यूजुअली इसमें कैप में डिनोट करते हैं, लेकिन कैप में अगर न डिनोट करें तो कोई जरूरी नहीं, मत समझ लेना कि यूनिट वेक्टर नहीं है, हो सकता है। इफ a vector A is a unit
If vector A is a unit vector, then A is usually written as A cap. आपको ये वेक्टर गिवन है और इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसको ए कैप से डिनोट करेंगे। और उसका कैसे निकलेगा तो आप बता दो। देखो, ए कैप यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1। जे कैप यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1। के कैप यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1। ए कैप कैसे निकलता है, फॉर्मूला मत भूलना। देखो, ए वेक्टर बाई, ये आता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ए कैप इक्वल्स ए वेक्टर बाई मॉडुलस है। अब मॉडुलस से हमने सीख लिया है, कैसे सीखा है, या देखो अभी भूलना नहीं, या ए अगर आई कप जे कप के कप में गिवन है बेटा, या तो ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट अंडर इस दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मैग्नीट्यूड निकालने का एक ही तरीका है, याद रखना, भूलना नहीं। तो तो मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। एक है, ये कभी नहीं भूल, इसको अभी छोड़ो, बाद में देखेंगे बोर्ड में। तो यह भूलना नहीं। तो जब भी किसी वेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो ए वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। एक है को डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बोलते हैं, या इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ए, वेक्टर ए, या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए भी बोलते हैं। तुमसे बोले कि वेक्टर ए का डायरेक्शन निकालो, यानी ए कैप निकाल देना। ठीक है बेटा। अब चलो, ऐसे को क्रॉस मोशन कर दोगे तो ए वेक्टर इक्वल्स होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, जो मैंने यहां लिखा है। इसी से कई बार ये भी जरूरत पड़ती है, तो ये सबसे ज्यादा देखो टिक लगा हुआ है, ये भूलना नहीं, ए कैप इक्वल्स ए वेक्टर बाय मॉड ए। अब आगे चलो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको भी छोड़, ऐसा नहीं आता है। इक्वल, दो इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, जब दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और दोनों का डायरेक्शन भी सेम, यानी मैग्नीट्यूड सेम हो। ए कैप इक्वल, ए कैप होता है ए का डायरेक्शन, बी कैप होता है बी का डायरेक्शन। इसको यूनिट वेक्टर अलोंग ए भी बोलते हैं, इसको यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी। लेकिन अगर मान लो ए और बी दोनों आई कैप जे कैप के कैप में गिवन है, अब तब पता लगाना है कि ए और बी इक्वल है कि नहीं। तो क्या करो, ए वन अगर बी वन के इक्वल है, ए टू भी बी टू के इक्वल, ए थ्री बी, तीनों अगर पेयर इक्वल है, तो ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर होगा। ठीक है बेटा, तो याद रखना ये। तो यह भी हो गया इक्वल। अब आ जाओ नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव का मतलब हुआ कोई वेक्टर में माइनस से इंटू करो, इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन का सेम लेंथ का वेक्टर, ऑपोजिट डायरेक्शन का सेम मैग्नीट्यूड सेम लेंथ। ठीक है बेटा। बस बस ये हो गया। ये दोनों वेक्टर के डायरेक्शन सेम है, देख रहे हो, लेकिन लेंथ मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये और छोटा है। मान लो ये 10 होगा, तो ये मुझे लगता है 5 है, और ये लगता है 2। तो मैग्नीट्यूड अलग अलग, लेकिन डायरेक्शन सेम है। यहां देखो, इन दोनों के ना मैग्नीट्यूड सेम है और ना डायरेक्शन सेम है, ना अपोजिट है। ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इन तीनों का डायरेक्शन सेम है, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। इन दोनों के मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ये बड़ा है छोटा है। ये तीनों का डायरेक्शन सेम है, इन दोनों के ना डायरेक्शन सेम है ना अपोजिट है। ये सब समझते रहना। कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर, पैरेलल या कोलिनियर एक ही चीज है। दो वेक्टर को कोलिनियर और पैरेलल कब बोलेंगे, जब एक वेक्टर बी वेक्टर इक्वल्स कोई कांस्टेंट इनटू ए, या ए इक्वल्स कोई कांस्टेंट इनटू बी लिख सकते हो, तो कोलिनियर है। तो एक यह तरीका है। दूसरा है कि ए और बी अगर दोनों आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में लिखा हो, तो ए वन अपॉन बी वन इक्वल्स ए टू अपॉन बी बी टू इक्वल्स ए थ्री, यानी ये तीनों अगर इक्वल है तब भी कोलिनियर या पैरेलल होंगे। ठीक है बेटा। तो इसको याद रखिए, इस सबको अभी छोड़ दो, यानी इस सबको याद रखना कि दो वेक्टर को कोलिनियर और पैरेलल पता लगाना है, या गिवन है तो ये यूज करना, या और सीधे कोई कांस्टेंट नहीं उसमें है, पता लगाना है तो इससे भी कर सकते हैं, नहीं तो इस सबसे ज्यादा यूज यह होता है। अब आ जाओ बेटा, देखो ये कोलिनियर वेक्टर मैंने एग्जांपल दिए हैं, ये सारे वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कोलिनियर। ये देखो ये पांचों पैरेलल है, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये ऑपोजिट है। ये तीनों के सेम डायरेक्शन है, इन दोनों के सेम, लेकिन इन दोनों के ऑपोजिट है, इन दोनों के ऑपोजिट है, इन दोनों के ऑपोजिट है। ये सारे कोलिनियर वेक्टर्स है ना, पैरेलल वेक्टर्स है। अब आ जाओ, अब उसके बाद दो वेक्टर के बीच का एंगल, ये किसको बोलते हैं, जैसे इन दोनों के बीच का, तो तरीका क्या है, दोनों को खिसका के एक जगह ले आओ, टेल से एक जगह। देखो बी को मैं खिसका के यहां ले आया अपने पैरेलल, ये यहां। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, यही कहलाता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। यह 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होगा। ठीक है बेटा, या याद रखना, दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री से
180 डिग्री तक। 180 डिग्री से बड़ा लेते हैं ना, 0 डिग्री से छोटा। अब इस सबको बाद में देखेंगे। अब आ जाओ, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कंसेप्ट हम लोग समझ लिया, ये जो थीटा से डिनोट करते हैं। इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। अब आ जाओ बेटा, ऑपरेशंस ऑन वेक्टर। जैसे सेट में यूनियन इंटरसेक्शन सब होता है, नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ऐसे वेक्टर में भी होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। किसी वेक्टर को किसी स्केलर यानी नंबर से इंटू कर सकते हो, दो वेक्टर को इंटू कर सकते हो। इंटू यहाँ दो है, तो एक एक को बोलते हैं डॉट, एक को क्रॉस। तो एडिशन देखो, ज्यादा इसमें टाइम नहीं देना है। ए प्लस बी ट्राइंगल रूल से निकलता है या पैराग्राम से, ट्राइंगल लॉ से या पैराग्राम लॉ से, इतना ही याद रखो ये सब। तो ए बी प्लस बी सी, देखो इसको याद रखो, ए बी प्लस बी सी ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ए डी, ए बी प्लस बी ए ए ए होता है जीरो वेक्टर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यानी जीरो वेक्टर। तो हम लोग याद रखते हैं, ठीक है बेटा, यह रिजल्ट है, याद रखना बेटा, ठीक है। अब इस सबको छोड़ो, अब इस सबको नहीं देखना है। अब आ जाओ, ये सब भी नहीं देखना है। अब दूसरा है हमारा, किसी वेक्टर को किसी नंबर स्केलर से इंटू करना, लैम्डा। जैसे 2 हो, हाफ हो, -2 हो, -हाफ हो, जैसे यह सब है। इसका क्या मतलब है, जैसे ए गिवन है, 2 से इंटू करने का मतलब, पॉजिटिव का मतलब सेम डायरेक्शन और लेंथ उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, ट्वाइस। हाफ से इंटू करने का मतलब लेंथ आधा हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव है हाफ नंबर, तो सेम डायरेक्शन। -2 से इंटू करने का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, और लेंथ ट्वाइस हो जाएगा। ये सब देखो, तो ये भी हम लोग सीख सीख गए, ठीक है बेटा। कोई लैम्डा नंबर है, रियल नंबर है, स्केलर, ये वेक्टर है, ये अलग अलग हो जाएगा, ये रियल नंबर का मॉडुलस है और ये वेक्टर का। तो ये भी देख लेना बेटा। चलो, ये भी हो गया। अब अगला रिजल्ट देखते हैं। दो जो एडिशन होता है कॉम्पिटेटिव होता है वेक्टर का, ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल। ये एसोसिएटिव भी होता है। यह सब बहुत मुश्किल नहीं है, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह देखो, ए अगर ऐसे दिया हुआ है बेटा, या आई कप जेकब के कप है, जैसे यह, तुमसे बोले स्केलर कंपोनेंट्स बोलो ए का, तो A1 A2 A3 यह लिख डालना। इसको हम लोग पीछे पढ़े हैं, दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, क्या नाम जानते हो? उसको डायरेक्शन रेशोज बोलते हैं। यानी A1 A2 A3 डायरेक्शन रेशोज वेक्टर ए का कहलाता है, या स्केलर कंपोनेंट्स। यानी आई कैप जगह के कप में कोई वेक्टर अगर गिवन है और तुमसे बोले कि उसके स्केलर कंपोनेंट्स निकालो, तो यही कोफिशिएंट लिख डालना है। इसको डायरेक्शन रेशोज भी बोलते हैं, जो पीछे हम लोग लर्न कर चुके हैं। अब बोलता है कि वेक्टर कंपोनेंट्स निकालो, तो इस प्लस की जगह कॉमा लिख के लिख डालना। देखो, A1 I कैप, A2 J कैप, जैसे इसका स्केलर कंपोनेंट्स या डायरेक्शन रेशोज बोलता, तो 2, -3, 7 बोलता कि इसका वेक्टर कंपोनेंट्स निकालो। अच्छा, स्केलर कंपोनेंट्स को सीधे कंपोनेंट्स ही बोलते हैं, तो हो जाए 2 I कैप, 3 J कैप, -3 J कैप, 7 K कैप। जैसे एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये आता रहता है, इसको भी देख लेना बेटा, ठीक है। अब आ जाओ, अब यह क्वेश्चन तुम्हें खूब आएगा कि वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए और बी कोई पॉइंट्स है, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट। अब ए बी वेक्टर को निकालना है इन कोऑर्डिनेट्स में, तो ए बी होता है ओ बी माइनस ओ ए, यानी x2 माइनस x1, दिस माइनस दिस, आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस, यानी ए बी वेक्टर निकालना है, तो बी वाला माइनस ए वाला, बी वाला यह है, दिस माइनस दिस, ये देखो एकदम रट लो, ए बी वेक्टर यह। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो आई कैप जेकब के कैप का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट अंडर कोफिशिएंट के स्क्वायर का, पीछे पढ़ चुके हैं। तुमसे बोलेगे इसका डायरेक्शन रेशो निकालो, तो डायरेक्शन रेशो आई कैप जेकब के कैप का कैसे निकलता है, यह कॉमा यह कॉमा यह। अब बोलता है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो डायरेक्शन रेशो निकल जाता है, इसमें उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इससे डिवाइड कर दो। ये हम लोग पीछे कर चुके हैं, लेकिन यहाँ ए भी वेक्टर के लिए है, तो इसके लिए अलग से, तो इसको भी थोड़ा टाइम देके दिमाग में बैठाना। अब एक होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेक्शन फॉर्मूला है, इसको अभी छोड़ दो, उतना टाइम नहीं है। अब देखो, अब यहां देखो। हम्म, अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x by z सो दैट द वेक्टर्स a
एंड वेक्टर बी इक्वल, दो वेक्टर इक्वल है तो यह दोनों इक्वल हो गया बेटा। अब मैंने बतलाया कुछ देर पहले कि जब आई कैप जे कैप के कैप में दो वेक्टर इक्वल हो तो आई कैप का कोफिशिएंट इधर के कोफिशिएंट के इक्वल, एक्स इक्वल्स 2 होगा, 2 इक्वल्स वाई होगा साइन के साथ, जेड इक्वल्स 1 होगा। निकल गया। अब एग्जाम्पल 5 देखो, समझ रहे हो ना बेटा। 5 कह रहा है कि ए यह है बी यह है, क्या ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है? देखते हैं। ए यह है बी है, इसमें के नहीं है यानी प्लस जीरो के कैप है, तो इसका कैसे निकालते हैं? रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। इसका कैसे निकलेगा? रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आई कैप जे कैप के कैप वाले का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट अंडर कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। ये दोनों इक्वल है, तो यस, ये दोनों इक्वल है। ठीक है बेटा। फिर अगला इसी का पार्ट है, क्या दोनों वेक्टर इक्वल हैं? आर द वेक्टर्स? तो दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब आई कैप के कोफिशिएंट आई कैप के इक्वल, जे कैप के इक्वल। नहीं है इक्वल। आई का कोफिशिएंट ना कितना है? 1, यहाँ 2। नहीं हुआ दोनों वेक्टर। E1 है EV1 होता, E2 है EV2 होता, तब दोनों वेक्टर इक्वल होते। The corresponding coefficients of I cap and J cap and K cap are not equal. Therefore, A and B are not equal. मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन वेक्टर इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल 6 चलो, कम से कम पांचों बार एग्जाम में आया हुआ है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन वेक्टर। ए कैप निकालना। ए कैप क्या होता है? ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो देखो ये, यही फॉर्मूला पीछे दिखाया था, ये याद रट लो। तो ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, ऐसे ही निकलता है। अब इसमें यही ए कैप निकालना है, तो ए वेक्टर यह हुआ ऊपर लिखो, आई तुम जो निकाला है नीचे लिखो। अब इसको 2 बाई दिस कर दो, 3 अलग अलग कर दो, या छोड़ भी दोगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। यही निकल गया, यही निकालना था ए कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। हो गया। इसको एकदम, ये इसको कई बार प्रैक्टिस कर लेना, ये आएगा। अब चलो अगला क्वेश्चन है बेटा 7। कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इस डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 7। यानी हमें क्या दिया हुआ है बेटा? हम ए दिया हुआ है, बी निकालना है, लेकिन बी का मैग्नीट्यूड क्या है? 7। और ए और बी के डायरेक्शन सेम है, यानी बी इक्वल्स होता है, तुमने अभी पढ़ा है ना कुछ देर पहले बेटा, बी कैप क्या होता है? बी कैप होता है बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर क्या होगा? ये यहां इंटू हो जाए क्रॉस मोशन, वही यहां लिखा, यह 7 है। अब बी कैप ए कैप के इक्वल होगा क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है। ऐसा लिखने का मतलब दोनों के डायरेक्शन सेम होना। तो यहाँ ए कैप, अब ए कैप निकाल के यहाँ इंटू कर देंगे, 7 तो मालूम है, ए कैप निकाल के तो बी वेक्टर निकल जाएगा, हमें बी निकालना है। तो ए कैप कैसे निकलता है? ए वेक्टर बाई या यही तो ए का मैग्नीट्यूड निकालो, एक रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो ये है इसमें डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, ए कैप निकल गया बेटा, यही यहां पर डाल दो तो बी भी निकल गया। अब इसको अलग अलग कर दो या छोड़ दो। यह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ये भी कई बार आया हुआ है। हमें बी वेक्टर निकालना है एक वेक्टर जिसको मैंने बी से नाम, जिसका नाम बी दिया है, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 7, और यह दिया हुआ है कि इसका डायरेक्शन वही है जो ए का है। यानी बी वेक्टर इक्वल्स बी का मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप। अब बी कैप की जगह ए कैप लिख डालो, इस 7 है मैग्नीट्यूड दिया हुआ, तो ए कैप निकाल लेंगे इससे, और वो यहां डाल देंगे तो बी वेक्टर निकल जाएगा। वही काम करा है बेटा। अब यहां यही रखो। अगला है बेटा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर। सम को रिजल्टेंट भी बोलते हैं, यानी ए जो ये वेक्टर है यह और बी दोनों को पहले प्लस करना है बेटा, प्लस, और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये दोनों को प्लस करो, ए और बी का, उसका नाम सी दे दिया। अब इस सी कैप निकालना है, तो सी कैप का फॉर्मूला क्या होगा? सी वेक्टर बाय मॉड सी। तो सी का मॉड निकालोगे ना, अब ये सी, सी वेक्टर यहां निकला हुआ उसमें डिवाइड कर दो, हो गया। ये भी आएगा तुम्हें। अब एग्जाम्पल 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह देखो बेटा, एग्जाम्पल 9, हाँ, इसको भी देखना। राइट द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द वेक्टर दिस एंड हेंस कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइन। आई कैप जे कैप के कैप में एक वेक्टर गिवन है, कह रहा है इसका डायरेक्शन रेशो निकालो, आप फिर कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस भी निकालो। देख लो क्वेश्चन को पहचान लो, तो कैसे निकाल रहे हैं? तो ये का पहले मैग्नीट्यूड निकालो। यह जो कोफिशिएंट है ना, ये डायरेक्शन रेशोज होते हैं ये के,
यानी 1 1 -2। और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे होते हैं? इन्हीं कोफिशिएंट में डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड से, यानी 1/√6, 1/√6 -2। यह देखो, यही ये डायरेक्शन कोसाइन, यही दोनों निकालने थे, हो गया। तो जब भी आई कप जेकब के कप वाले वेक्टर, किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशोज निकालने हो, या डायरेक्शन कोसाइन निकाल, डायरेक्शन रेशोज को स्केलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, या डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो पहले डायरेक्शन रेशोज निकाल लेंगे, वो कोफिशिएंट्स होते हैं। और फिर डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, इन सबको डिवाइड कर दो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, हो गया। एकदम 9 क्वेश्चन, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 6, इस सबको पूरा देख लेना बेटा, ठीक है। अब अगला देखो, अब एग्जाम्पल 10 है, यह देखो एग्जाम्पल 10 है। फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q एंड डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। यानी PQ वेक्टर करे, PQ वेक्टर निकालना। तो PQ क्या होता है? OQ माइनस दिस x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस, यह फॉर्मूला है। मैं दिखाता हूं, तुम्हें याद आ जाएगा। ये देखो, ये दिख जाओ भैया, ए बी वेक्टर, ए है या बी कोऑर्डिनेट्स, तो ए बी वेक्टर होता है x2 माइनस x1, मतलब बी वाला माइनस बाद वाला माइनस पहले वाला, आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। यही फॉर्मूला के ए बी वेक्टर निकाल लेंगे, बच्चे वाला काम है। पीक्यू वेक्टर निकालना है तो पीक्यू होगा OQ माइनस, यानी दिस माइनस दिस, तो -1 -2 कितना हुआ बेटा? -3 आई कैप। अब -2 -3 -5 जे कैप। अब -4 -0 माइनस, ये तुमने, मैंने ये स्टेप तुम स्किप भी कर सकते हो, यानी पीक्यू वेक्टर ये आ गया, हो गया, ये निकालना था, ठीक है बेटा। अब बोलता कि पीक्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो √अंडर -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब इसको छोड़ दो अभी, बस इतना तो जरूर कर लेना यहाँ बेटा, ठीक है। अब आगे चलो, अब तक में हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं, जानते हो क्या करने जा रहे हैं? अब प्रोडक्ट, अब दो वेक्टर का प्रोडक्ट, देखो क्या होता है। दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। दो वेक्टर प्रोडक्ट, नंबर में एक ही होता है प्रोडक्ट, लेकिन वेक्टर में दो होते हैं, सीधे इंटू नहीं बोलेंगे। एक प्रोडक्ट को डॉट बोलते हैं, दूसरे को क्रॉस, लिखते भी हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, ये वेक्टर डॉट बी डॉट, सीधे ए भी नहीं लिख डालना, यह मीनिंगलेस है, यह मीनिंगलेस है, ठीक है बेटा, यह मीनिंगलेस है ना। यह सही है, यह सही है, यह डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों को पढ़ेंगे। तो अभी आप कैसे पढ़ेंगे, अभी यहाँ देखो, अभी अभी बताता हूँ, ध्यान से सुना, सब खूब देख लेना। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, मान लो ए और बी दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो ए डॉट बी का डेफिनेशन क्या है? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल, जो ऑब्वियसली 0 से 180 तक होता है। यानी डॉट प्रोडक्ट का यह डेफिनेशन है बेटा। जैसे तुम्हें बोले कि ए का मैग्नीट्यूड 3 है, अब बी का मैग्नीट्यूड 5 है, और थीटा 60 डिग्री है, तो 3 × 5 × cos 60, यानी हाफ, यही ए डॉट बी निकल गया। ए डॉट बी निकालने का एक और तरीका है, एक तो यह है, आगे भी देखेंगे। ए डॉट बी स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है बेटा, ये सब नंबर है। तो ए डॉट बी स्केलर है। अगर इसकी जरूरत पड़ती है कब? कई जगह जरूरत पड़ती है कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, दो वेक्टर एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, ये पता लगाना। तो दोनों का डॉट निकाल देंगे, डॉट अगर 0 आ गया तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं बेटा, यह देखो, देख रहे हो ना। तो जब भी दो वेक्टर का पता लगाना है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, तो दोनों का डॉट निकालो, अगर वह 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, 0 नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है बेटा। हाँ, बस, ठीक है, क्लियर है। तो जब भी याद रखो इसको, जब भी दो वेक्टर, तुम बोलो एक आया कहां से, तो दो परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 90 डिग्री और कॉस 90 0 होता है, तो पूरा 0 हो गया। तो तुम रेडीमेड याद रखो इसको। अब देखो, ये बहुत यूज करोगे। ए डॉट ए होता है मॉडे का स्क्वायर, यानी मॉडे क्या होगा? √ए डॉट ए। ये बड़े काम का है, भूलना नहीं बेटा। यहाँ प्लस होगा इसलिए कि ये मॉड वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं। जबकि x² 5 होते एक्स प्लस माइनस लिखते हैं, या नहीं। अब इसकी यूज करोगे, इससे भी ज्यादा यह यूज करोगे। कब यूज करेंगे? तो ये लिखा है मैंने, जब भी तुम्हें मॉड ऑफ ए प्लस बी निकालना हो, वेक्टर ए प्लस, या मॉड ऑफ ए माइनस बी, या मॉड ऑफ ए माइनस 2 बी, या मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, या मॉड ऑफ ए माइनस 2 बी प्लस 3, यह सब तो कैसे निकालेंगे? या देखो, मैंने एग्जांपल दिया, जैसे यह निकालना है तो इसको यह लगाएंगे, मॉड ए क्या है? √ए डॉट ए
तो मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, रूट अंडर ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ये चीज यहाँ ए प्लस बी है तो यहाँ भी ए प्लस बी आएगा, यहाँ भी ए प्लस बी। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करो, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। अब तुम जानते हो कि ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होता है, तो ये भी ए डॉट बी लिख डालो, ये हो जाएगा 2 ए डॉट बी। ए डॉट बी तुम जानते हो मॉड बी कॉस थीटा, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो। अब तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा मॉड बी थीटा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो मॉड ए प्लस बी निकल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको याद रखना ही, यानी यह फॉर्मूला बड़े काम का, इसलिए मैं टिक लगाया हुआ है। इस पर थोड़ा वीडियो को पॉज करके दिमाग में बैठाना। अब आ जाओ, ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है यह। हाँ ये भी देखो, अब आई कब जेकब में कोई ए दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है बेटा। अब तुम ए डॉट बी निकालना बहुत आसान, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। इसमें कहीं भी आई कब जेकब के कप नहीं है। ए1 इंटू बी1 प्लस साइन के साथ ए टू इंटू बी टू ईयर होगा। ठीक है बेटा, ये रट लो। जैसे रहता है 2 i कैप, आई रहता -3 i कैप, तो 2 इंटू -3 यहां लिखा था प्लस, तो ये याद कर लो। ए और बी अगर आई कप जेकब के कप में गिवन हो, ए डॉट भी निकालना है तो सीधे कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके तो बोलोगे यहाँ, लेकिन मॉड भी थीटा दिया रहा है और ए डॉट भी निकालना है, तब इससे निकलेगा ए डॉट बी। लेकिन ए और बी दोनों अगर आई कप जेकब के कप में गिवन है और ए डॉट भी निकालना है, तब इससे निकलेगा, पीछे वाले से नहीं। तो मैंने बोला था कि ए डॉट भी निकालने के 2 तरीके हैं, एक यह है और एक यह है, ये सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है बेटा, इसको रट लो। अब आ जाओ, इस सबको तुम, हाँ आई कैप डॉट जे कैप, ये दोनों परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये सब 0 होगा। आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा, के कैप डॉट के कैप 1 होगा, ए कैप डॉट ए कैप 1 होगा। ठीक है बेटा, और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मॉडे का स्क्वायर होता है। लेकिन आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट आई कैप 0 होगा, आई कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप 0 होगा। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, ये बड़े काम का है। तो तुमने ए डॉट पी का फॉर्मूला पढ़ा था ना, मॉड बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा या, तुम बोलो कैसे निकलेगा थीटा, तो ए डॉट बी निकाल लेंगे कैसे, या तो ए डॉट बी गिवन होगा या ऐसे से ही निकाल लेंगे, और फिर मॉड बी भी निकाल लेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कॉस थीटा निकल जाएगा बेटा, है ना। ठीक है, ये भूलना नहीं, बड़े काम का, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब आगे चलो, आगे है तुम्हारा, ये सबको छोड़ो। हाँ, स्केलर प्रोजेक्शन या सीधे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी या ऑन बी, ये होता है ए डॉट बी मॉड बी। जब तुम्हें बोले बेटा कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालो ऑन वेक्टर बी, तो यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, यह निकाल लोगे आंसर। इसको कम आता है, इसको नहीं याद करोगे। यानी जब भी बोले कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी या अलोंग बी निकालो, या स्केलर प्रोजेक्शन या सीधे प्रोजेक्शन, तो ए वेक्टर डॉट बी, इसको छोड़ दो, इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, यह कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी या अलोंग बी। रट लो, ये आएगा, हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो भी छोड़ो बेटा, अब देखो हम लोग इसको यूज करते हैं। अब देखो, जैसे कह रहा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड 1 एंड 2 एंड ए डॉट बी 1 है, तो एंगल वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। यह देखो, ए एंगल वाला यह है, या कॉस थीटा, ए डॉट बी बाय मॉड बी, ए डॉट बी गिवन ही है, अब मॉड बी भी गिवन है, डाल देंगे। देखो मैंने डाल दिया है, ये सब गिवन था। ए डॉट बी भी, ए डॉट बी 1 हाफ, कॉस थीटा हाफ है तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री, पाई बाय 3 हो गया। यहां भी एंगल निकालना, लेकिन आई कप जेकब में गिवन है, तो पहले ए डॉट बी निकालेंगे, क्योंकि हमारे कॉस थीटा में ए डॉट बी की जरूरत पड़ती है ना। हम मॉड भी निकालेंगे हमारे ए और बी। तो देखो ए डॉट बी कैसे हुआ, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1, ये आया। मॉडे निकालो, जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला में, मॉडे जरूरत पड़ती है, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर मॉड बी भी निकालो, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, यह। अब कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो। अब तुम थीटा, ये तुम स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, यहां तो स्टैंडर्ड था हाफ, यहां नहीं है, तो थीटा सीधे लिख डालना, कॉस इनवर्स ऑफ दिस, हो गया आंसर। थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स ऑफ दिस, आंसर। ठीक है बेटा, तो एंगल भी निकल गया।
है ना। अब अगला है एग्जाम्पल 15। वो देखो क्या कह रहा है। ए और बी दो वेक्टर हैं। कह रहा है सो डैट द वेक्टर्स ए प्लस बी और ए माइनस बी परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखा देंगे। तो ए प्लस बी पहले निकालो, ए माइनस बी इन्हीं से निकलेगा। हम लोग निकालना है, ए प्लस बी यहाँ निकाला, ए माइनस बी, इन्हीं दोनों का डॉट अगर जीरो आ गया तो ये दोनों, यह पूरा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो दो का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को इंटू करके ऐड करना। तो 6 × 4 + 2 × -4, ये जीरो आ गया। इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। हो गया बेटा, है ना। अब एग्जाम्पल 16 देखो। एग्जाम्पल 16 देखो बेटा, ये प्रोजेक्शन निकालना है। कह रहा है कि इसका प्रोजेक्शन निकालो ऑन दिस। तो कैसे निकलेगा, दिस डॉट दिस अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, जो अभी कुछ देर पहले दिखाया है मैंने फॉर्मूला, फिर दिखाता हूं। या प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। तो बस वो सब निकाल देते हैं। देखो बेटा, ये देखो, ए डॉट बी निकाल लिया। ए डॉट बी, हमें ए यह दिया हुआ है, बी यह दिया हुआ, ए डॉट बी कैसे निकलेगा, 2 × 1 + 3 × 2 + 2 × 1। और मॉड बी, तो बी जो दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, √1² + 2² + 1। यही आंसर हो गया। यहां भी छोड़ सकते हो, मैंने यहां रेशनलाइज कर दिया, √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, नहीं भी करो पूरा मार्क्स मिलेगा। यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी के लिए यह फॉर्मूला है लगाना। ठीक है बेटा, ये आते रहता है। ठीक है, तो बस इसमें तो इतना ही रखो अभी। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट देखो यह क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लिखते हैं, यह वेक्टर होता है। ए डॉट बी स्केलर होता है। ए और बी दोनों वेक्टर थे, लेकिन ए डॉट बी स्केलर था। यहाँ ए और बी भी दोनों वेक्टर है, लेकिन ए क्रॉस बी वेक्टर है। अब इसके ये सब उतना देखने जो उतना, ये केवल यह देखना कि यह जो ए क्रॉस बी वेक्टर है वह ए के भी परपेंडिकुलर होता है और ए क्रॉस बी के भी। यानी ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के। तुम बोलोगे क्या है, समझ में नहीं आई, क्या करते हैं आप। ये देखो बेटा, ए, यह ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। और यह देखो, यह मान लो ए क्रॉस बी है, तो यह देखो यह 90 डिग्री बना रहा है और यह भी 90 डिग्री। यानी ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर, यानी यह भी 90 डिग्री है और यह भी एंगल 90 डिग्री है। यही का, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो सकता है या नहीं हो सकता है बेटा, है ना। तो याद रखना, ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर होगा और ए क्रॉस बी के भी। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड बी साइन थीटा। थीटा उन्हीं दोनों के बीच का एंगल है, दोनों वेक्टर के। ए डॉट बी भी ऐसा ही फॉर्मूला था, मॉड बी कॉस थीटा। वहां ए डॉट बी में मॉड नहीं लगा था, यहाँ मॉड लगेगा। ठीक है बेटा, तो याद रखना। और जब भी तुम्हें दो वेक्टर के बीच का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो उनका क्रॉस निकाल दो। अब कैसे निकालना है क्रॉस, आगे बढ़ते तो फिर रिजल्ट को कंपाइल करते हैं। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड बी साइन थीटा, ये होता है। थीटा दोनों के बीच का एंगल है। ए क्रॉस बी वेक्टर है। अच्छा, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्या होता था बेटा, ए डॉट बी इक्वल्स बी डॉट ए। ए डॉट बी इक्वल्स बी डॉट ए। लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। वो किसके इक्वल होता है, -बी क्रॉस ए के। इसको बोलते हैं मैथ के लैंग्वेज में एंटी कॉम्पिटेटिव। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, यानी ए क्रॉस बी -बी क्रॉस ए के। अब दो वेक्टर अगर पैरेलल, इसको छोड़ दो, इसको छोड़, हाँ, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर। लेकिन ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता था, मॉड ए का स्क्वायर। पीछे कर चुके हैं, आगे आ जाओ। ये तो ये सब कुछ जरूरत नहीं। हाँ, अभी ये साइकिल देख लो, यहाँ आई कैप लिखो, जे कैप लिखो, एरो लगा दो इस समय। यानी हम ऐसे चल रहे हैं। तो आई कैप क्रॉस जे कैप होता है, आई कैप क्रॉस जे कैप होता है के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप होता है आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप होता है जे कैप। देख रहे हो बेटा, हाँ, इसी याद करने के लिए ये याद रखते हैं। आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस, या क्वेश्चन में खूब आता है, आई कैप क्रॉस जे कैप। लेकिन आई डॉट जे होता है जीरो, पीछे डॉट वाले में देखना, आई कैप डॉट जे कैप जीरो। लेकिन आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होगा। तो ये इसी रिजल्ट को याद करने के लिए यह बना हुआ है, आई जे के। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स के कैप।
जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल जे कैप। अब उल्टा हो, या पहले या बाद में, तो इन्हीं में माइनस लग जाएगा। उल्टा चलोगे, आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स माइनस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स माइनस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स माइनस के कैप। या माइनस है, ये पहले ही बाद में हो, तो यह याद रखो, ठीक है बेटा। लेकिन आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो, सेम वाला हो तो ये जीरो, ठीक है बेटा। तो यह रिजल्ट याद रखना। अब आ जाओ, एंगल हम क्रॉस से भी निकाल सकते हैं दो वेक्टर के बीच का। वो कैसे? तो देखो, मॉड ऑफ ए क्रॉस भी ये होता है ना फॉर्मूला। तो साइन थीटा क्या होगा? दिस अपॉन दिस। लेकिन तुम बोलो तब कौन लगाए? आपने तो डॉट में ही बोला था कॉस थीटा इक्वल्स ए डॉट बी अपन मॉड ए मॉड। हम एंगल उसी से निकालते हैं। इससे सही सही एंगल नहीं निकलता है, एम्बिग्यूटी होता है। जैसे तुम दिल्ली में रहते हो, कोई मुझसे पूछे कि दिया कहाँ रहती है, तो दिया दिल्ली में रहती है। लेकिन कोई पूछे कि दिया कहाँ रहती है, मैं जवाब दूं दिल्ली, शायद दिल्ली, सॉरी, दिया दिल्ली में रहती है या मुंबई में रहती है। तो एम्बिग्यूटी हो गया। इसमें यही दिक्कत है, इसमें दो आंसर होते हैं, उसमें से कोई एक सही है दूसरा नहीं। तो उसके लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है पता लगाने के लिए कि कौन सही है। तो इसमें दोनों लिखने पड़ते हैं, है ना। तो ये बहुत रेयरली होता है, इसलिए इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। इसको भी छोड़ो अभी। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें तीनों कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, एबीसी। अब बोलेगा एरिया निकालो, तो क्या करना? हाफ लिखना मॉड के अंदर में, ए बी क्रॉस ए सी, या बी ए क्रॉस बी सी, या सी ए क्रॉस सी बी लिख डालना। देख रहे हो बेटा? यानी एक ही पॉइंट से निकलने वाले दो साइड वाले वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, अब मॉड लगा हुआ। अब बाहर हाफ भूलना नहीं। अब तुम बोलोगे ए बी और ए सी का क्रॉस कैसे निकलेगा? तो ए भी निकलता है, वो भी मैंने बताया था। ए भी वेक्टर कैसे निकलता है? x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - तुम बोलोगे ए सी कैसे निकलेगा? ए सी तो x3 - x1 आई कैप प्लस y3 - y1 जे कैप, है ना। और तुम बोलोगे क्रॉस कैसे निकलेगा? क्रॉस जब, तो आई कैप जे कैप के कैप में, वो अभी बताता हूं। वो मैं भूल गया बताना, इससे पहले मैं वही बता देता हूँ। यह देखो, अगर दो वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप हो बेटा, और तुमसे बोले क्रॉस निकालो, तो क्या करोगे? ये डिटर्मिनेंट बनाना, यहाँ आई कैप लिखना, यहाँ जे कैप लिखना, यहाँ के कैप। आई A1 A2 A3 जो पहले क्रॉस से पहले है ना, वह कोफिशिएंट लिखना। और क्रॉस के बाद जो है उसके कोफिशिएंट नीचे लिखना। और जो डिटर्मिनेंट का होता है ना, +1 से इसमें इंटू, -1 से इसमें इंटू, वह करके लिख डालना। यही एक क्रॉस भी निकलता है। तो जब आई कैप जे कैप के कैप में दो वेक्टर गिवन हो और क्रॉस निकालना हो, तो डिटर्मिनेंट वाले से निकलता है, ठीक है बेटा। इसका प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो हमारा यहाँ जो मैंने बोला है, यहाँ कैसे निकलेगा? तो ए भी हमें निकल चुका रहेगा आई कब जगह के कैप में, एसी भी। और दोनों का क्रॉस कैसे निकलेगा? डिटर्मिनेंट के मेथड से। अब तुम बोलोगे मैच्योर कैसे निकलेगा? तो आई कैप जगह के कैप वाले का मैच्योर कैसे निकलता है? रूट अंडर कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। तो बस एरिया निकल गया ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। लेकिन अब तुमसे बोले कि पैलोग्राम का कैसे निकलेगा? पैलोग्राम का ही स्पेशल केस है, स्क्वायर रोम्बस रेक्टेंगल। तो जैसे इसमें निकलेगा ए बी क्रॉस ए डी, या बी ए क्रॉस बी सी। एडजेसेंट एडजेसेंट से बना हुआ वेक्टर, हाफ नहीं। यानी ए डी क्रॉस ए बी, या ए बी क्रॉस ए डी, या बी ए क्रॉस बी सी, या सी बी क्रॉस सी, यानी एडजेसेंट साइड्स वाले वेक्टर का क्रॉस। अब मॉड, ये मॉड है बेटा, ये कहाँ गया? ये हाफ नहीं है, यहाँ याद रखना ट्राइंगल में हाफ था। तो ए बी क्रॉस ए डी निकाल देंगे, ए बी वैसे ही निकलता है। या तो ए बी और ए डी डायरेक्ट दिया रहता है, या इनके कोऑर्डिनेट दिया रहा, तो ए बी x2 - x1 करके निकाल के। और क्रॉस कैसे निकलेगा? डिटर्मिनेंट से। और मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? रूट अंडर करके, ठीक है बेटा। तो पैराग्राम का भी तुमने निकाल लिया। क्वाड्रिलेटरल का ये भी बोर्ड में कई बार आया हुआ है, ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है। तो ये कैसे निकलेगा? ये डायगोनल से निकलता है, ए सी और बी डी से। यानी ए सी क्रॉस बी डी, और हाफ यहाँ इंटू होगा, यहाँ हाफ नहीं है बेटा। तो एसी कैसे निकलेगा? तो सी के कोऑर्डिनेट ए के दिए रहेंगे, तो दिस माइनस दिस करके। बीडी कैसे निकलेगा? तो डी माइनस बी करके, x2 - x1 वाला हाफ रहेगा यहाँ। ये डायगोनल के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस है, ठीक है बेटा। एकदम दिमाग में बैठा लेना। तो जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकलता है हाफ, और डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। और पैरेललोग्राम का कैसे निकलता है?
मैग्नीट्यूड उनके एडजेसेंट साइड्स वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। और ट्राइंगल का कैसे निकलता है? हाफ इंटू एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। हाफ यहां भी है और ट्राइंगल में भी, पैराग्राम में नहीं है। अब जैसे 15 क्वेश्चन है, ये तो बता दिया। ठीक है बेटा, तो इतना तुम्हें, जैसे कि एग्जाम्पल 22 देखो। एग्जाम्पल 22 देखो बेटा, यह करा मोड ऑफ एक्रोस पी निकालो, ए या दिए वाई, तो एक्रोस पी डिटर्मिनेंट से पहले निकाल लो। अब एक्रोस पी का मोड कैसे होगा? रूट अंडर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर, हो गया, कहानी खत्म। करा कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो इस पर भी परपेंडिकुलर हो, इस पर भी। मैंने कुछ देर पहले बोला था, जब भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर बोले तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। यानी इसका और इसका क्रॉस, यूनिट है तो मैच्योर से डिवाइड कर देते हैं यूनिट ने। ए और बी दिया हुआ है तो ए प्लस बी निकालो पहले। ये देखो बेटा, ए प्लस बी निकाल लिया, ए माइनस बी। अब इनका क्रॉस कर दो। क्रॉस कैसे निकालते हैं? आई कैप जी कैप लिख के कोफिशिएंट लिख डालते हैं बेटा। इसमें आई कैप नहीं है, इसका मतलब जीरो है कोफिशिएंट। यह निकल गया। अब इन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट अंडर दिस को दिस को यहां मैंने लिखा है, इससे डिवाइड कर दो इसको, तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर हो जाएगा बेटा। हमें सीधे, मैं ये नहीं बोला था कि इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला तुम तो जानते हो बेटा, क्या? सी का यूनिट वेक्टर सी वेक्टर अपॉन मॉड सी होता है, ये हम लोग शुरू में देख चुके हैं। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसका, इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो यह वेक्टर यह है, इसका मैग्नीट्यूड यह है, तो इससे डिवाइड, तो अगला तरफ आंसर होगा, अगली तरफ। यह बोर्ड में आया हुआ है। हमने यूनिट वेक्टर को एक, रियल में यहाँ दो दो यूनिट वेक्टर होते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तुम कोई भी एक लिख दोगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। तो यह लिख दिया, मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, यह आंसर हो गया। प्लस माइनस लिखो तो दोनों, नहीं तो तुम बोलोगे प्लस माइनस क्यों आया? अभी देखो, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यह वेक्टर है, इस तरफ डायरेक्टेड, एक उल्टा भी तो होगा, वो भी तो परपेंडिकुलर होगा, तो इसीलिए प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो तुम्हें कोई एक लिखना था। एग्जाम्पल 24 देखो, एग्जाम्पल 24 क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स ए बी सी, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हो हाफ ए बी क्रॉस ए सी वाला होता है, तो ए बी निकालते हो, ए बी कैसे निकलेगा? 1 - 1 आई कैप प्लस 2 - 1 जे कैप 3 - 1, ये आया। ए सी निकालेंगे तो 2 - 1 आई कैप, 3 - 1 जे कैप एंड 1 - 1। ए बी एस सी, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तुम बोलो ये सब क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ मैंने तुम्हें ट्राइंगल का एरिया में बतलाया था, देखो हाफ ए बी क्रॉस ए सी है ना, तो ए बी ए सी निकाल चुके हैं, क्रॉस निकालने के बाद में मॉड निकालेंगे, और हाफ से ए बी क्रॉस ए सी निकलेगा कैसे? डिटर्मिनेंट के मेथड से। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, या लेकिन एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू दिस, यही ट्राइंगल का एरिया निकल गया। इस एकदम आता ही रहता है, हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 25। फाइंड द एरिया ऑफ द पैलोग्राम हुज एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड से दे रखा है, इन्हीं का तो क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड होता है एरिया। पैलोग्राम में बेटा, पैलोग्राम में, पैलोग्राम के एरिया में ए बी और ए डी, देखते हो ए बी और ए डी, एडजेसेंट साइड्स है ना, उनसे बने हुए वेक्टर के क्रॉस का मॉड है। इसने यह पूरा देख चुका है, हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो ए बी दिया ही, ये कौन है? या उसने, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे एडजेसेंट साइड। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालो, यही एरिया हो गया। हमें एडजेसेंट साइड्स वाला वेक्टर दे ही दिया है हमें, यानी ये पूरा दे ही दिया है बेटा, तो इन्हीं के क्रॉस का मोड होता है एरिया प्रोग्राम, हो गया। ठीक है बेटा, तो इतना तक हमारे क्रॉस प्रोडक्ट हो गए। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो। ठीक है बेटा, अब चलो, अब 3D ज्योमेट्री क्या करते हैं बेटा? 3D ज्योमेट्री में हमें पढ़ने हैं कौन कौन? स्ट्रेट लाइन, प्लेन नहीं पढ़ना है, पहले था पढ़ना, हम नहीं। तो स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन, जैसे यह स्ट्रेट लाइन है, यह दिखा है, वेक्टर नहीं, स्ट्रेट लाइन है। तो इसके जैसे वेक्टर में तुमने डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो पढ़ा था ना, स्ट्रेट लाइन में भी होता है। जैसे यह स्ट्रेट लाइन है, तो अब
ये स्ट्रेट लाइन है। अब इसके डायरेक्शन एंगल्स का मतलब, इसके पैरेलल ओरिजिन से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो इसके जो डायरेक्शन एंगल्स होंगे वो इसके भी होंगे। आई क्या होगा, तो अल्फा एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस से ये एंगल बना बीटा, और जेड एक्सिस हमारा यहाँ है ना बेटा, इससे जो एंगल बना है गामा। ये अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं स्ट्रेट लाइन के। उसी ढंग से इनमें कॉस लगा दो जो वहां था वेक्टर में, तो ये सब डायरेक्शन कोस एलिमेंट। ये फॉर्मूला मत भूलना बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वन, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, वहां भी था यहाँ भी ट्रू है। और डायरेक्शन रेशो अभी छोड़ दो, ये दोनों याद रखो, यही आता है, ये आएगा, ये भूलना नहीं। वेक्टर में भी था यह, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वन। अल्फा बीटा गामा स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन एंगल्स है। डायरेक्शन, अब अभी क्वेश्चन आया हुआ कई बार, डायरेक्शन रेशोज गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना। ठीक है बेटा, तो डायरेक्शन रेशोज मान लो एबीसी गिवन है, तो क्वेश्चन कैसे होगा, इनमें इनके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दो, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना बेटा, ये तीनों को डिवाइड कर दो, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। वह स्ट्रेट लाइन जिसके डायरेक्शन रेशो दिया है उसके डायरेक्शन कोसाइंस यह हो गया। प्लस माइनस में कोई एक प्लस ही लिखो, या। ठीक है बेटा, तो जब भी डायरेक्शन रेशोज किसी स्ट्रेट लाइन के गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत बच्चे वाला काम है, कई बार आया हुआ है। इन तीनों को डिवाइड कर दो इनके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से, जैसे 2 है, 3 है, -5 है, तो 2 अपॉन रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं बेटा, तो डायरेक्शन रेशोज अगर मालूम हो तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना बच्चे का काम है, छोटे बच्चे नर्सरी के जी। अब आ जाओ, ये बड़े काम की दो कितना टिक लगाया हुआ, ये एक फाउंडेशन है कि वेक्टर से 3D में क्या रिलेशन है। यह देखो, जब मैं बोलता हूं कि B1 कॉमा B2 कॉमा B3 किसी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशोज है, अभी ने बतलाया डायरेक्शन रेशोज, तुम बोलोगे ये इसका मतलब क्या हुआ, तो वेक्टर से हम समझते हैं, इसका मतलब कि B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, यह जो वेक्टर हुआ वो उस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है। यह जो स्ट्रेट लाइन है बेटा, इसके पैरेलल यह बी वेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 - 3 - 7, 2 - 3 - 7 अगर बोल रहे हैं कि यह डायरेक्शन रेशोज है किसी स्ट्रेट लाइन का, इसका मतलब 2i कैप -3j कैप प्लस 7k कैप, यह जो वेक्टर हुआ वो उस लाइन के पैरेलल वेक्टर है। यानी डायरेक्शन रेशोज अगर गिवन है किसी स्ट्रेट लाइन के, तो उस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हम वेक्टर निकाल सकते हैं। कन्वर्सली, किसी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल अगर कोई वेक्टर गिवन है तो उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशोज हम निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा, तो ये भूलना नहीं, बड़े काम का है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें फिर दोबारा समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैं तुम्हें बोलूं बेटा 2 - 3 - 7, यह मैं बोल रहा हूं किसी स्ट्रेट लाइन के क्या है, ये डायरेक्शन रेशोज। इसका क्या मतलब हुआ, यानी वो जो स्ट्रेट लाइन है उसके पैरेलल वेक्टर है यह 2i कैप -3j कैप प्लस 7k कैप। इसका नाम बी से डिनोट कर लो। यानी अगर डायरेक्शन रेशोज अगर किसी स्ट्रेट लाइन के गिवन है, इस स्ट्रेट लाइन के, तो उस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल वेक्टर निकल गया 2i कैप -3j कैप प्लस यह वेक्टर यह। कन्वर्सली, तुमसे अगर बोले कि इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल यह वेक्टर है यह, तो इसके डायरेक्शन रेशोज निकालो, तो 2 - 3 - 7, ये बड़े काम की चीज है, ये भूलना नहीं। अब आ जाओ बेटा, अब कोई दो पॉइंट्स, किसी स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 z2 y2, तो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल वेक्टर ए बी वेक्टर निकलेगा। कैसे निकलेगा, वही ए बी में ओ बी माइनस ओ है, x2 - x1 i कैप, कई बार कर चुके हैं। ठीक है, ए बी उस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल वेक्टर हुआ। ठीक है बेटा, डायरेक्शन रेशोज बोले तो ए बी वेक्टर तुम्हें यह निकला है, तो इसके डायरेक्शन, जब भी किसी लाइन का डायरेक्शन रेशोज बोले तो उसके पैरेलल किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशोज निकाल दो। तो ए बी लाइन के पैरेलल कौन वेक्टर, ए बी वेक्टर, तो इसके डायरेक्शन रेशोज कौन होते हैं, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, तो ये स्ट्रेट लाइन के भी डायरेक्शन रेशोज निकल गए। ठीक है बेटा, किसी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशोज मालूम है और तुमसे डायरेक्शन कोसाइंस बोले, तो रूट अंडर दिस स्क्वायर पर दिस स्क्वायर पर दिस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। मैंने कुछ देर पहले बोला था, भूल गए तो फिर देख लो। इसी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशोज अगर गिवन है और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो इन तीनों को डिवाइड कर दो इनके स्क्वायर्स के सम के स्क्वायर रूट से। तो ये भी जरूरत पड़ेगी, तो आगे देखेंगे।
अब आ जाओ डायरेक्ट, अब वहां चलते हैं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यह क्या चीज कहना चाह रहा हूं। स्ट्रेट लाइन के दो इक्वेशन, एक होता है वेक्टर इक्वेशन, एक होता है कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन में आर लगा रहता है, आर वेक्टर, और एक और वेक्टर होता है आई का जेकब में, अब प्लस एक कांस्टेंट होता है लैम्डा। कांस्टेंट की जगह लैम्डा हो सकता है, टी हो सकता है, एस हो सकता है, म्यू हो सकता है यहाँ पर। और दूसरा एक वेक्टर बी होता है। ऐसा जब कोई भी लिखा रहे बेटा, तो वह उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, मैं लिख के दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो, आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप प्लस लैम्डा माइनस टू आई कैप प्लस सेवन जे कैप माइनस एट के कैप। यह देखो, यह तुम्हारा आर की जगह आर रहेगा ही हमेशा, इक्वल्स आर वन वेक्टर की जगह यह है, प्लस लैम्डा, और बी वेक्टर की जगह, तो यह स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन है। क्या है बेटा? बट कार्टेशियन क्या हुआ? तो देखो यह मैं लिख रहा हूं, दो इक्वल साइन है। यह लैम्डा के बगल में जो है ना, उसके कोफिशिएंट लिखो नीचे, -2 यहां लिखो, 7 यहां लिखो, -8। अच्छा, मान लो कहीं जेकैप नहीं रहता, इसका मतलब जीरो जेकैप, तो यहां जीरो नीचे लिख सकते हो। इस चैप्टर में नीचे जीरो लिखना अलाउड है, और जगह नहीं लिखना, यहां लिख सकते हो। अब तुम बोलोगे यहां क्या है, तो यहाँ यस, आई का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो यहाँ 2 लिखो। जे का कोफिशिएंट क्या है, -3, तो यहाँ -3 लिखो। के का कोफिशिएंट क्या है, 5, तो यहाँ -5 लिखो। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये x-2 अपॉन -2 है, ई वाई प्लस 3 हो जाएगा बेटा। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर वेक्टर इक्वेशन गिवन है तो कार्टेशियन निकालो, कन्वर्सली कार्टेशियन गिवन है तो वेक्टर निकालो। जैसे यह गिवन रहता तो ये कैसे निकालते? जैसे इससे तुमने यह निकाला ना बेटा, देखो कैसे निकाला, ये वेक्टर इक्वेशन है। तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस इक्वल इक्वल लिखा, फ्रैक्शन। अब ये सब जगह फिल करना है, तो नीचे लैम्डा के बगल में जो कोफिशिएंट्स है वो सब लिखेंगे। यहाँ कौन लिखेंगे? तो यहाँ जो है ये कोफिशिएंट सब यहाँ लिखाएगा। तो वेक्टर से कार्टेशियन निकाल लिया, अब कार्टेशियन से वेक्टर लिख रहे हैं। देखो मैं दिखा रहा हूं, एक्स x-3/5 इक्वल्स y/0 इक्वल्स z+1/-2। यही कार्टेशियन गिवन है बेटा, ठीक है। कार्टेशियन गिवन का पहचान क्या है? एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1, वाई का कोफिशिएंट कितना है, 1, जेड का 1, 1 होना जरूरी है। तो बोलोगे दूसरा कैसे हो जाएगा, अभी बताता हूं। अब इसको वेक्टर में लिख रहे हैं बेटा, देखो याद कर लो। यहां जो ऊपर है ना वो यहां लिखेंगे, -3 यहाँ वाई -0 है बेटा, तो +0 प्लस, यहाँ जेड -1 है बेटा, हमें माइनस में लिखना होना चाहिए, तो यहाँ -1 है बेटा। ये जेड x-3 है तो 3 लिखा, ये जेड -1 है, तो यहाँ प्लस के बाद -1 लिखाएगा, प्लस लैम्डा। अभी लिखो 5 i प्लस 0 j प्लस -2 k। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, यह लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखो 3 i माइनस k। अब प्लस लैम्डा 5 i, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, -2। ये देख लिया कार्टेशियन से कैसे निकाल दिया वेक्टर, ये दोनों सीख लो, है ना। कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन कैसे निकालते हैं वो सीख लिया बेटा, दिमाग में बैठा लो इसको, दोहरा लो इसको। ये वेक्टर से ये कैसे बनाए अभी बताता हूं, पहले वेक्टर से कार्टेशियन निकालना, कार्टेशियन से वेक्टर निकालना, ठीक है, ये भी सीख लिया। अब एक दूसरी चीज, मान लो यहां यह रहता 2x-5/7, 8-y/3, z+3/-1। अब यहां गड़बड़ क्या हो गया है, हमें स्टैंडर्ड जो कार्टेशियन इक्वेशन होता है बेटा, उसमें x का कोफिशिएंट 1, y का भी 1, z का भी 1 होना चाहिए, ये मस्ट है।
लेकिन यहाँ x का 2 है, यहाँ y का -1 है, यहाँ ये तो सही है z का 1। तो अब स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे? 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो यहाँ x-5/2 होगा बेटा, और यहाँ 7/2 हो जाएगा। यहाँ -1 से ऊपर नीचे डिवाइड करो या -1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों से कम आंसर निकलेगा। तो -1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ -8 हो जाएगा, यहाँ +y हो जाएगा, यानी y -8 हो गया, और नीचे -3। अब -1 से डिवाइड करोगे तब भी यही होगा, और यह तो सही है, इसको कुछ नहीं चेंज करो। अब आ गया स्टैंडर्ड बेटा। तुम बोलोगे वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो अब वेक्टर निकाल दो। आर इक्वल्स, यह सब लिखोगे तुम 5/2 i कैप माइनस वाला, +8 j कैप, माइनस में ऑलरेडी है ना बेटा, लेकिन यहाँ माइनस में नहीं है, तो जेड -3 होता, तो यहाँ -3 k कैप। अब प्लस या म्यू लिखो या लैम्डा, अब ये लिखो नीचे 7/2 i कैप -3 j कैप अब -k कैप, नीचे वाला यहां लिखते हैं। तो कार्टिजियन, पहले ये स्टैंडर्ड नहीं था, ये स्टैंडर्ड हुआ कार्टिजियन, उससे हमने वेक्टर बनाया। क्लियर है बेटा? तो कई बार तुम्हें ऐसा दिया रहेगा तो डायरेक्ट मत यूज कर लेना। कोई 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 पूछता है कि इसका पैरेलल वेक्टर निकालो, तो बच्चे लिख डालते हैं 7 i कैप +3 j कैप, नहीं, पहले ऐसे बदलेंगे। तब अच्छा, पैरेलल वेक्टर कौन होता है? म्यू के बगल में जो है वो लाइन के पैरेलल वेक्टर है, और यह लाइन का एक पॉइंट अभी बताता हूं। तो ये गलत ढंग से था, इसको सही बनाया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब सीखते हैं क्या बेटा? अब देखो, अब वेक्टर इक्वेशन कैसे निकलेगा ये, यानी किसी लाइन का एक पॉइंट गिवन, ध्यान से सुनना। यह एक लाइन है, उसका एक पॉइंट गिवन, एक पॉइंट का मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे या इसका पोजीशन वेक्टर, और इसके पैरेलल एक वेक्टर गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है बेटा, और इसका एक पॉइंट है, इसके पैरेलल वेक्टर गिवन है। जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, उसका एक पॉइंट गिवन है, और उसके पैरेलल दो चीजें गिवन है, गिवन एक पॉइंट, एक उसके पैरेलल वेक्टर। तो इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन कैसे निकालते हैं? तो ये जो पॉइंट है ना, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लो, यानी इसमें आई कैप जे कैप के कैप से लिख के प्लस करते हैं ना, पोजीशन वेक्टर निकलता है। तो वेक्टर इक्वेशन होगा आर वेक्टर, आर रहेगा R1, यानी इसका पोजीशन वेक्टर, प्लस लैम्डा, यह जो पैरेलल वेक्टर है वह। ठीक है बेटा? और कार्टेशियन कैसे निकलेगा? x - x1 इक्वल्स y - y1 इक्वल z - z1 अपॉन, ये जो पैरेलल वेक्टर है उनके कोफिशिएंट नीचे लिखाएगा। यानी किसी भी लाइन का एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर गिवन हो, तो हम कार्टेशियन भी निकाल, वेक्टर भी निकाल सकते हैं और कार्टेशियन भी। ठीक है बेटा? तुम लैम्डा की जगह टी भी यूज कर सकते हो, म्यू भी, एस भी, स्मॉल एस स्मॉल टी। अब इसको एग्जांपल्स क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है बेटा? अभी समझते हैं, देखो ना, अभी समझते हैं। पहले एक समझ, क्वेश्चन एक समझ। यानी जब भी किसी लाइन का एक पॉइंट, एक पैरेलल वेक्टर गिवन हो, तो वेक्टर इक्वेशन ऐसे निकलेगा, कार्टेशियन। एक दूसरा केस कौन है? किसी लाइन के दो पॉइंट्स गिवन हो बेटा, दो पॉइंट्स, ये दोनों याद रखना। यानी एक लाइन है जिसके दो पॉइंट्स गिवन है, अकार है इसके वेक्टर और कार्टेशियन निकालो। तो ये देखो, इसका अब वेक्टर इक्वेशन ये होगा बेटा, आर वेक्टर इक्वल R1, R1 माने कोई भी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, प्लस लैम्डा ए बी वेक्टर, ए बी यहां लिख डालना। ए बी कैसे निकलता है? ओ बी माइनस ओ ए, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 j कैप। यहाँ तुम कोई भी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, इसका या इसका। मैंने इसका लिख डाला है R1 वेक्टर, यानी ओ ए वेक्टर। और कार्टेशियन कैसे निकलेगा, ये निकालना बहुत ये आसान। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1 z1, तो x - x1 y - y1 z1 लिखो। और नीचे क्या होगा बेटा? x2 - x1 y2 - y1 z2, ये नीचे है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऐसा है, दो पॉइंट वाला फॉर्म है। जब किसी लाइन के दो पॉइंट्स गिवन हो, तो कार्टेशियन ऐसा हो, पहले पॉइंट के कोफिशिएंट्स यहाँ है, अब दूसरे का कोफिशिएंट माइनस पहला, दूसरा का माइनस पहला, दूसरा तीसरे, दूसरे का माइनस पहला। तो कार्टेशियन ऐसे निकलेगा। और वेक्टर इक्वेशन होगा, पहले आर तो रहेगा ही, पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा, और ए बी वेक्टर, ए बी निकलता है दिस माइनस दिस आई कैप करके। अभी तो दोनों के क्वेश्चन अब सोल्व करते हैं। देखो, ये अभी बताता हूं, दोनों के क्वेश्चन अभी सोल्व करते हैं बेटा। ये देखो ना, देखो,
दोनों के क्वेश्चन अभी सोल्व कर। या एग्जाम्पल 6। या कह रहा है फाइंड द वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट। लाइन का एक पॉइंट गिवन है विच इज पैरेलल टू द लाइन के पैरेलल वेक्टर गिवन है। तो हमारे दो जो स्टैंडर्ड टाइप्स है ना स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, एक होता है कि लाइन का एक पॉइंट और पैरेलल वेक्टर गिवन हो, उसको टाइप 1 बोलते हैं। और दूसरा था कि लाइन के दो पॉइंट्स गिवन हो, उसको टाइप 2 बोलते हैं। तो यह टाइप 1 है बेटा, पहले वाला, पहले वाला, यह वाला, यह वाला है टाइप 1, एक पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। और टाइप 2 कौन है? जब दो पॉइंट्स गिवन हो बेटा, टाइप 2 टू। तो वो नहीं है, यह वाला है। तो इसका देखो कैसे निकालता हूं मैं, अभी देखो मैं करके दिखाऊंगा ना तो ज्यादा कन्विंसिंग लगेगा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6 है बेटा। तो पॉइंट गिवन है, इसका नाम दे दो ए, ए नाम दे देते हैं। ए तुम्हें दिया हुआ है 5 2 - 4, और पैरेलल वेक्टर को बी से डिनोट कर लो। और बी गिवन है बेटा 3i कैप + 2j कैप, 3i कैप + 2j कैप -8k कैप। अब तो इस लाइन का एक पॉइंट और पैरेलल वेक्टर गिवन है, यानी जैसे कोई एक लाइन है ना बेटा, तो उसका पॉइंट ए गिवन है और इसके पैरेलल एक वेक्टर बी गिवन है। तो इसकी इक्वेशन वेक्टर और कार्टेशियन दोनों। तो देखो वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालता हूं, इस एकदम रट लेना बेटा। ये होता है आर वेक्टर इक्वल्स r1 वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यानी आर वेक्टर, R1 माने इसका पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर कैसे निकलता है? 5i कैप + 2j कैप -4k कैप। ये R1 निकल गया, प्लस लैम्डा। अब बी, बी बी लिख डालो लैम्डा के बगल में ब्रैकेट में, 3i कैप + 2j कैप -8k। हो गया, वेक्टर इक्वेशन निकल गया बेटा। अब कार्टेशियन निकालना है, उसी लाइन कार्टेशियन इक्वेशन। एग्जाम में कभी बोलेगा कि दोनों निकालो, कभी बोलेगा वेक्टर इक्वेशन, कभी कार्टेशियन। अब बोले कि सीधे इक्वेशन निकालो तो कार्टेशियन निकालना, ये कन्वेंशन है। जब तुम्हें बोले कि स्ट्रेट लाइन में कि उसकी इक्वेशन निकालो तो कार्टेशियन निकाल देना एक, लेकिन जब बोले वेक्टर इक्वेशन तब यही निकालना। जब बोले कार्टेशियन इक्वेशन तो कार्टेशियन निकालना। और जब बोले दोनों निकालो तो दोनों निकालेंगे। कार्टेशियन होता है क्या मालूम है ना? x - x1/b1, y - y1/b2, z - z1/b3। ये क्या है बेटा? बेटा अब बताता हूं। यहाँ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में जो पॉइंट्स है वो कौन कौन है? 5 2 - 4। तो यहाँ 5 लिखो, यहाँ 2 लिखो, अब यहाँ ब्रैकेट में -4 लिखो। और नीचे क्या लिखाएगा? जो पैरेलल वेक्टर उनके कोफिशिएंट 3 2 - 8। यहाँ 3 लिखो, यहाँ 2 लिखो, और यहाँ माइनस हो गया। अगला बार में आगे जो लिखी z + 4 कर देंगे, सिंप्लीफाई करके उस तरफ करता हूं। तो देखो हो गया, निकल गया बेटा, मुश्किल नहीं है। यानी यह हो गया बेटा x x - 5/3 इक्वल्स y - 2/2। और वहां था z -4, तो z + 4 हो गया बेटा। अब दिस यही हो गया वेक्टर इक्वेशन, सॉरी कार्टेशियन, माफी चाहता हूं। और वेक्टर इक्वेशन तो तुमने निकाल ही लिया। वेक्टर इक्वेशन देख लो कैसे निकला है। हमें उस लाइन का एक पॉइंट गिवन है, पैरेलल वेक्टर, ये पॉइंट है। तो r इक्वल्स इसका पोजिशन वेक्टर यानी ओ ए वेक्टर यानी R1 लैम्डा बी। तो यह R1 मतलब इसका पोजिशन वेक्टर, r तो रहेगा ही वेक्टर इक्वेशन में, प्लस लैम्डा, यह लिख डाला, हो गया। कार्टेशियन भी समझा दिया। अब आगे चलते हैं 2 पॉइंट वाला। 2 पॉइंट वाला ढूंढता हूँ, 2 पॉइंट वाला कहाँ है, इसमें कौन क्वेश्चन है? दिख जाओ बेटा। टू 2 पॉइंट वाला, यह देखो, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है बेटा। इसके दो पॉइंट गिवन है, कौन कौन? ए दिया हुआ है -2 1 3, और बी गिवन है बेटा 1 2 5। अब कह रहा है इसका
इस लाइन के टाइप 2 है, जब दो पॉइंट्स गिवन हो। कह रहा है इसका वेक्टर इक्वेशन है, कार्टेशियन दोनों निकालो। तो देखो क्या होता है बेटा, वेक्टर इक्वेशन रट लेना, ठीक है बेटा। हाँ, R = R1 प्लस लैम्डा। यहां ए बी वेक्टर लिखना, बी नहीं, टाइप 1 वाला नहीं, ए बी वेक्टर, 2 पॉइंट वाला। R1 माने पहले पॉइंट का कोई भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर लिखते हैं। R1 इसका पोजिशन वेक्टर लिखो, -2i कैप प्लस 1j यानी सीधे जे कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा। अब ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं बेटा, दिस माइनस दिस, 1 - -2 3i कैप, 2 - 1 यानी 1 जे कैप यानी सीधे जे कैप लिखो, 5 - 3 यानी 2 के कैप। ए बी वेक्टर कैसे निकालते थे बेटा, याद करो ना, दिस माइनस दिस आई कैप करके कई बार यूज हुआ है, तो वही निकाला। ए बी वेक्टर कैसे निकला, दिस माइनस दिस आई कैप प्लस दिस माइनस दिस जे कैप प्लस 5 - 3 के कैप। यह हो गया वेक्टर इक्वेशन। अब कार्टेशियन कैसे निकलेगा बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन मैंने बोला है रट लो, मैंने भी याद रखा हुआ है, देखो 2 पॉइंट का। अब वैल्यू डाल दो, ये पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट से कोई किसी का भी लिख सकते हो। तो x - -2, x - -2, y - 1, z - 3, ये लिखा गया बेटा। अब x2 - x1, दिस माइनस दिस, तो 1 - -2 कितना हुआ 3, x2 - x1, 2 - 1 1, 5 - 3 2, ये कार्टेशियन निकल गया, ये कार्टेशियन निकल गया बेटा। x2 - x1 3 यानी 1 - -2 3, x2 - x1, y2 - y1 है 2 - 1 1, तो y2 - 1 1, z2 - z1 है 5 - 3 2 2। तो यह है 2 पॉइंट का कार्टेशियन इक्वेशन और यह है 2 पॉइंट का वेक्टर इक्वेशन। और दोनों निकाल दिए, तो दोनों टाइप का बना लिया, मैं हम लोगों ने कर लिया बेटा। तो अब इक्वेशन निकालना सीख गए। अब कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं, अभी करते हैं, ठीक है बेटा। और कौन टॉपिक्स बचे हुए हैं अभी बताता हूं। अब देखो, दो लाइन के बीच का एंगल पूछता है निकालने के लिए। जैसे दो वेक्टर के बीच का एंगल तुम्हें याद है ना, cos थीटा इक्वल्स A.B/mod A mod B। तो दो लाइन के बीच का एंगल भी पूछता है, वो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला उसी ढंग का है। तो क्या करते हैं इसके लिए, तो दोनों लाइन, अच्छा पहले ये तो देखो तो बेटा, तुमसे बोले, यह एक वेक्टर इक्वेशन है किसी लाइन का, तुमसे बोले कि इस लाइन का पैरेलल वेक्टर निकालो, तो लैम्डा के जो बगल में है ना, वो लाइन के पैरेलल वेक्टर है बेटा। यानी वेक्टर इक्वेशन अगर गिवन हो और तुमसे बोले कि उस लाइन का पैरेलल वेक्टर निकालो, तो यह, और भी दिखाता हूं, देखो ना, अभी दिखाता हूं बेटा। ये दो लाइन है, एक ऊपर एक लाइन है दूसरे, ऊपर वाला जो इक्वेशन है यह वाला, यह, उसमें उसके पैरेलल वेक्टर कौन है, यह लैम्डा के बगल में। दूसरी लाइन के पैरेलल वेक्टर कौन है, ये म्यू के बगल में यह। यानी वेक्टर इक्वेशन जब भी किसी लाइन के गिवन हो, तो उसके पैरामीटर जो है कांस्टेंट के बगल में जो वेक्टर होता है वो उसके पैरेलल होता है, ठीक है, यह उसका पॉइंट होता है। तो दो लाइन के इक्वेशन, दो अलग अलग लाइन है, तो पहले वाले लाइन के पैरेलल वेक्टर यह है और दूसरे वाले लाइन के पैरेलल वेक्टर यह है। यह तो वेक्टर इक्वेशन। और तुमसे बोले कार्टेशियन इक्वेशन के पैरेलल वेक्टर, कार्टेशियन इक्वेशन से पैरेलल वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो मान लो यही कार्टेशियन इक्वेशन है, तो इसमें देख लेना पहले एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, वाई का 1, अगर नहीं हो तो 1 बनाएंगे। अब इनमें आई कैप जे कैप के कैप लगा के प्लस कर दो, वो पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। यानी इस लाइन जिसका ही कार्टेशियन इक्वेशन है, उसके पैरेलल वेक्टर क्या होगा बेटा, -2i कैप प्लस 7j कैप -8k कैप। यानी कार्टेशियन इक्वेशन से अगर पैरेलल वेक्टर निकालना हो, तो ऊपर देख लेंगे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 1 है कि नहीं, 1 है तो ठीक है, नहीं है तो 1 बनाएंगे,
मैंने बनाया था, जैसे यहाँ कैसे बनाया था, तब जैसे कि यही है, या बन गया एक्स का कोफिशिएंट 1, तो इसके पैरेलल वेक्टर कौन है, 7/2 i कैप -3 j कैप माइनस के के कैप, 1 × k कैप माइनस के कैप, पैरेलल वेक्टर, यह पैरेलल वेक्टर हो गया उस लाइन के। यानी कार्टेशियन इक्वेशन से भी पैरेलल वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा। तुम बोलोगे ये क्यों कर रहे हैं अब इतना लंबा चौड़ा, तो हमें जब भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हो ना, जैसे दो लाइन है तो यह एंगल निकालना है, ये भी एंगल है, तो हम यह निकाल, जैसे यह दोनों लाइन है बेटा, हमें एंगल निकालना है, तो यह एंगल है यह, तो हम जो छोटा एंगल होता है वही निकालते हैं, बड़ा वाला नहीं। बड़ा वाला तो 180 डिग्री में से माइनस करोगे तो निकल जाए, छोटा निकालते हैं। इसीलिए हम तो क्या करेंगे, पहले लाइन के पैरेलल एक वेक्टर पैरेलल ढूंढ लो, दूसरे लाइन के पैरेलल वेक्टर ढूंढ लो। तुम बोलोगे ये सब कहाँ से ढूंढेंगे, तो ये इन सब के इक्वेशन से, फर्स्ट लाइन का या तो वेक्टर इक्वेशन गिवन होगा या कार्टेशियन, उससे पैरेलल वेक्टर ढूंढ लेंगे। दूसरे लाइन के पैरेलल का इक्वेशन, दूसरे लाइन का भी कार्टेशियन या वेक्टर इक्वेशन गिवन होगा, उससे पैरेलल वेक्टर ढूंढ लेंगे। और पैरेलल वेक्टर निकालने का तरीका भी बताया है। उसके बाद यह फॉर्मूला लाए, cos थीटा इक्वल्स मॉड के अंदर में b1 डॉट b2, ये जो दोनों पैरेलल निकले हैं ना उनका डॉट, यहाँ मॉड लगाना, दो वेक्टर के बीच के एंगल में मॉड नहीं था, cos थीटा इक्वल्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड, वहां मॉड नहीं था, यहाँ रहेगा मॉड, और नीचे मॉड b1 मॉड b2। ठीक है बेटा। अब इसी का स्पेशल के, दो वेक्टर, दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हों, तो पैरेलल होंगे तो उनके पैरेलल वेक्टर भी आपस में पैरेलल होंगे। और दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये बड़े काम का रिजल्ट है ये। दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो बेटा, तो उनके अपने वेक्टर कैसे होंगे, वो भी परपेंडिकुलर होंगे। इसके पैरेलल वेक्टर और इसके पैरेलल वेक्टर, वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं पता लगाना है, तो कैसे पता लगाएंगे, इन दोनों के जो पैरेलल वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कैसे पता लगाते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, 0 आना चाहिए। तो हम इस लाइन का पैरेलल वेक्टर ढूंढ लेंगे इक्वेशन से, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर ढूंढ लेंगे इक्वेशन से, लाइन के इक्वेशन से, और दोनों का डॉट निकालेंगे। अगर 0 आ गया तो बोलेंगे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यही लिखा है, टू लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उन दोनों के पैरेलल वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी उन दोनों लाइन के जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0। ये बड़े काम का रिजल्ट है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो उससे ज्यादा यह है। तो दो वेक्टर, जो दो लाइन के बीच का जब एंगल निकालना हो तो ऐसे निकालना है। इसके क्वेश्चन करते हैं पहले। देखो, यह देखो बेटा, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, एक स्ट्रेट लाइन यह है और दूसरा स्ट्रेट लाइन, करें इन दोनों के बीच में एंगल कितना है निकालो। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले दोनों के पैरेलल वेक्टर्स ढूंढेंगे, दोनों के पैरेलल वेक्टर ढूंढेंगे। देखो बेटा, मैं जो अभी बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, यह है, बुक से तुम देख लेना, ये एग्जाम्पल 7 है बेटा। एग्जाम्पल 7 किस पेज का है, ये पेज है 384। ये दो लाइन के बीच का एंगल है, तो पहले वाले लाइन के पैरेलल वेक्टर कौन है, यह, उसका नाम दे दो b1 वेक्टर, और लिख डालते हैं i कैप +2 j कैप +2 k कैप, और यहां लिखना चाहो तो लिख दो, यह पैरेलल है फर्स्ट लाइन के। अब दूसरे लाइन के पैरेलल वेक्टर भी ढूंढो, वो दूसरे के इक्वेशन से पता चलेगा। यह देखो, यह म्यू के बगल में 3 2 6, 3 2 6, यह पैरेलल है। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो मैंने अभी बतलाया फॉर्मूला क्या था बेटा, कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स मॉड के अंदर में b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 इंटू मॉड b2। तो हमें यह भी निकालना पड़ेगा, यह भी निकालना पड़ेगा, और यह भी, तभी थीटा निकलेगा। तो b1 डॉट b2 निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा, तो आई कैप जे कैप वाले दो वेक्टर का डॉट कैसे निकलता है, 1 × 3 +2 × 2 +2
2 into 6 कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3 या 4 या 12 या 19 हो गया बेटा। अब इसको निकालो मॉड B1। तो दो वेक्टर के बीच का मॉडुलस कैसे, किसी वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं? इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 1 2 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, या 4 4 8 1 9 3 हो गया। और B2 का भी मैग्नीट्यूड निकालो ऐसे ही। तो B2 हमारा यह है 3 2 6, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36। अब 40, अब 40 और 9, ये 49 आ गया, तो 7 निकल गया। अब ये सब सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो कॉस थीटा इक्वल्स हो गया, मॉड के अंदर B1 डॉट B2 निकाल चुके 19, ये लिखो। और मॉड B1 निकाल 3 into 7। अगर -19 होता बेटा, तो मॉड ऑफ -19 19 होता। अब मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, 19 लिखो। 21 कैंसिल भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है कॉस का। एंगल कैसे निकलता है मैंने बता दिया हुआ है, कॉस इनवर्स ऑफ 19/21। यही आंसर हो गया बेटा, दोनों लाइन के बीच का एंगल यही हो गया। समझ पाया कैसा हुआ? तो जब भी एग्जाम्पल 7 में दो लाइन के इक्वेशन थे गिवन, अब बोला था कि दोनों के बीच का एंगल निकालो, तो दोनों के इक्वेशन से, दोनों लाइन के इक्वेशन से हम पैरेलल वेक्टर ढूंढ लिए, और फॉर्मूला यह होता है वह लगा दिया। अब उसके लिए जो चीज निकालना है निकाल लिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। और ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, हाफ हुफ रहता तो 60 डिग्री हो जाता, तो सीधे ऐसे लिख जाते, हो गए। अब एक एग्जाम्पल 8 भी देखो, वो भी एंगल निकालना है, लेकिन उसमें कार्टेशियन दिया हुआ है, तो कभी हो सकता है कहीं दिक्कत हो तुम्हें। एग्जाम्पल 8, ये देखो, इसमें दिया है बेटा, कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। तो इससे पैरेलल लाइन, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर ढूंढ लेंगे, और इस लाइन के पैरेलल, जिसको B1 वेक्टर B2 वेक्टर बोलते हैं। यहाँ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 1 है ना, तो इनमें आई कैप जे कैप के कैप लगा के प्लस कर दो, तो इस लाइन के पैरेलल निकल जाएगा। यहाँ एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है, जेड सही है, तो इसमें आई कैप जे कैप के कैप से इंटू करके प्लस कर दो, तो सेकेंड लाइन का पैरेलल वेक्टर निकल जाएगा। यानी हमने पैरेलल वेक्टर निकाल लिया, तो डायरेक्ट लिख डालेंगे। तो यह हो गया बेटा 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 4 k कैप। और दूसरे लाइन का पैरेलल वेक्टर हो गया i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप। देख लो मैंने सही लिखा कि नहीं, देखो ना, 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 4 k कैप। आई 1 into i कैप का मतलब i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप। यह पैरेलल है फर्स्ट लाइन के, या पैरेलल, यानी कार्टेशियन में दिया रहे बेटा, या वेक्टर में दिया रहे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरेलल ढूंढ। अब उसके बाद तुम कॉस थीटा, अभी तुमने फॉर्मूला लगाया मॉड के अंदर में B1 डॉट B2 का, अब मॉड B1। अब मैं इसमें सोल्व नहीं कर रहा हूं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। यानी मॉड B1 जैसे पीछे निकाला था वैसे निकाल लेंगे, और B1 डॉट B2 निकाल के बस, अगर मान लो स्टैंडर्ड एंगल ही नहीं आया, तो थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स करके लिख डालना, हो गया। तो एंगल भी पढ़ लिया। अब लास्ट टॉपिक है, वो क्या है टॉपिक, वो को बेटा, तो लास्ट लास्ट टॉपिक है बेटा, अरे तुम क्या कर रहे हो? और लास्ट टॉपिक क्या है बेटा? हाँ याद रखना, दो लाइन जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उनके पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, ये भूलना नहीं। कई क्वेश्चन इस पर आता है, जब भी तुम्हें बोले कि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के पैरेलल वेक्टर ढूंढ लो, और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, है ना, बस हो गया। अब देखो, अब देखो बेटा, दो लाइन है, ये दो लाइन है बेटा, एक लाइन या, तो दो लाइन गिवन है, तो क्या क्या सिचुएशंस आ सकते हैं? या तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, देखो पैरेलल है ना बेटा, एक यह आया, दूसरा क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग हो, यानी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करे। और तीसरा क्या, क्या होगा बेटा, यह देखो, अलग अलग है, देख रहे हो ना? यानी ना इंटरसेक्टिंग है और ना पैरेलल है। इंटरसेक्टिंग होता तो ऐसे होता, ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, देखो इतना गैप है, इंटरसेक्टिंग नहीं है ये। यानी या तो पैरेलल होंगे दो लाइन एक दूसरे के, या इंटरसेक्टिंग होंगे, या ऐसा होगा। तो इसको बोलते हैं जो अलग अलग है,
अब पैरेलल भी नहीं है, उसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। देख रहे हो, या दोनों स्क्यू लाइंस है, इन पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है, इतना गैप है, देख रहे हो ना इतना, तो इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो अब पेयर ऑफ लाइंस गिवन है तो तीन ढंग की, तीन केसेज हो सकते हैं, या तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, या दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग हो, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा हो, या तीसरा है एस्क्यू हो। देख रहे हो बेटा, एस्क्यू हो। तो याद रखना, ये तो तीन होंगे। अब तुम बोलोगे ये सब क्यों कर रहे हैं, तो पहले तुम समझ तो लो। अब दो एस्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यह जो दो एस्क्यू है ना बेटा, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यह निकालने के लिए आता है। आज दो जो पैरेलल लाइन है, इनके बीच का भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये दोनों फॉर्मूला को याद करना है। तो पहले इसका देखो, ये ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्यू वाले का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, तो मान लो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन यह है, हो सकता है वेक्टर हो या कार्टेशियन, हम लोग लर्न कर चुके हैं कि वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर निकालना हम सीख चुके हैं किसी लाइन के। तो मैंने वेक्टर ही लिख डाला। अगर कार्टेशियन में दिया रहे बेटा, तो वेक्टर में तुम ट्रांसफॉर्म कर लेना दोनों के इक्वेशन को। तो फर्स्ट लाइन का यह इक्वेशन है और सेकंड का यह, ठीक है। अब यही दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, वह निकालना, तो यही फॉर्मूला है। मॉड के अंदर में ब्रैकेट में R1 - R2 डॉट ब्रैकेट में B1 × B2 हो, ये फॉर्मूला कागज में नोट कर लेना और इसको रटते जाना एग्जामिनेशन हॉल तक। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लेना अभी, जिस समय तुम वीडियो गुजर रहा होगा, इसको नोट कर लेना कि दो स्क्यू लाइंस के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। और जहाँ की फर्स्ट लाइन का इक्वेशन ये भी लिख डालना बगल में, वेयर फर्स्ट लाइन यह है, सेकंड लाइन यह है। तो R1 - R2, देखो R1 - R2, अब B1 × B2, जो पैरेलल लाइंस है ना वेक्टर, उनका क्रॉस, और नीचे इन्हीं का मॉडुलस है। अब पूरे मॉड के अंदर में ये पूरा है। तो तुम बोलोगे इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो R1 - R2 निकाल लेंगे इसमें से, इसको माइनस करके। अब B1 × B2 कैसे निकलेगा, यह निकलेगा बेटा डिटर्मिनेंट के मेथड से। और जब ये निकल जाए, तो ई भी आई कप जेकब के कप में होगा, ई भी आई कप जेकब के कप में, तो उनका डॉट कैसे निकलेगा, आई कप जेकब के कप वाले का डॉट कैसे निकलता है, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना। और इसका मोड कैसे निकलेगा, ये आई कप जेकब के कप में निकल चुका रहेगा यहाँ, तो रूट अंडर करके यह, अब बस डाल दो, हो गया। हम लोग करते हैं क्वेश्चन इसका। पैरेलल वाला नहीं भी याद रखोगे तो इसको तो याद रखो, यह तो तुम्हें 5 मार्क्स में आएगा, या कम में भी आएगा तो थोड़ा। अब जैसे क्वेश्चन एक मैं करता हूं, देखो बेटा, यह फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस, ये पहले लाइन की इक्वेशन है, दूसरे की है ना, ये R1 है, ये R2 है, ये B1 है, ये B2 है। अब देखो हम लोग करते हैं, मैं इसको रट लेना बेटा, इसको तो तुम कागज में नोट कर लेना। ये फॉर्मूला थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, अब भूल जाओगे बेटा, इसीलिए इसको रट लेंगे। अब देखो एग्जाम्पल तुम्हारा 9 है, और यह पेज है 388। तो पहले लाइन के फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा, वो लिख डालता है, R इक्वल्स, जो है मैं लिख डालता हूं आई कैप। या क्यों लिखूं, तुम्हें तो सिखा दिया है मैंने ना, ई R1 है, ई B1 है, ई R2 वेक्टर है, ई B2 है। तो हमें तो R1 R2 B1 B2 की जरूरत है ना, तो वही लिख डालो। R1 लिखो, R1 होगा बेटा यह आई कैप प्लस जे कैप, और B1 जो कांस्टेंट के बगल में जो है ना, 2 - 1 1, 2 - 1 1, ये B1 हो गया। अब दूसरे लाइन का जो पॉइंट है R2, वो यहां है बेटा, यह 2 1 - 1, 2 1 - 1 है ना, यह भी लिख डाला बेटा। अब यह है B2, दूसरे लाइन के पहले वेक्टर, 3 - 5 2, 3 B2 लिखना, 3 - 5 और +2, ये अभी मैंने सही सही लिख डाला है। चेक कर लेता हूँ, 3 - 5 2, 3 - 5 2, 2 1 - 1, 2 1 - 1, 1 1 1 1, और यह के कैप नहीं है, इसका मतलब +0 के कैप है, 2 - 1 1, 2 - 1 1। अब फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है फॉर्मूला, तो रट लो, ठीक है बेटा, यह R1 - R2
डॉट फिर ब्रैकेट B1, नोट कर लेना, अभी नोट कर लेना, जो रटते जाना एग्जामिनेशन हॉल तक, और 30 डिग्री, 45 डिग्री, पाई बाय 6, पाई बाय, उनके वैल्यूज का भी अभी कर लेना और रटते जाना। और वहां जाके तुम क्या करना, रफ रफ में उसको लिख डालना, ईबी फॉर्मूला लिख डालना रफ में। जो तुम्हें सीट देगा तो रफ में ये फॉर्मूला ईबी लिख डालना, और 30 डिग्री, 45 डिग्री, पाई बाय 6 पर जो साइन कॉस टैन कॉट के वैल्यू है वो भी लिख डालना बेटा, ये दोनों जरूर लिख डालना। तो अब यही फॉर्मूला है। तो R1 - R2 निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। R1 - R2, आई कैप -2 आई कैप, तो 1 - 2 - I कैप हुआ। फिर जे कैप, 1 J कैप -J कैप, तो कैंसिल हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ +0 K कैप है, तो 0 - -1, 0 या रियल में बेटा +0 K कैप है, तो 0 - -1 यानी +K कैप हो गया। देखो ये आ गया। अब हमें B1 × B2 लिखना, निकालना है, तो वो निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं बेटा, वो इससे निकालते हैं। ये हम लोग पीछे वेक्टर में सीख चुके हैं। तो यह लिखा। अब B1 के कोफिशिएंट नीचे लिखो, 2 - 1 1, 2 - 1 1। B2 वाले बाद वाले के नीचे लिखते हैं, तो 3 - 5 2, 3 - 5 2। अब देखो इसको निकालते हैं। यहाँ I कैप हुआ, माइनस यहाँ J कैप हुआ, प्लस यहाँ K कैप हुआ, ऐसे कर दो। यहाँ माइनस लिखना। अब I कैप वाला कैसे होगा, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो दिस इंटू दिस -2 है। अब माइनस माइनस, अब -5 × 1 -5, तो ये +5 हो गया बेटा। यहाँ देखो, इसको स्किप करो, तो दिस इंटू दिस 4 हुआ, माइनस दिस इंटू दिस 3 हुआ। अब इसको स्किप करेंगे, तो -10, -3 × -1 -3, तो माइनस और -3 +3 हो गया। अब सिंप्लीफाई कर दो, तो 5 - 2 3 हुआ, 3 I कैप। ये 4 - 3 1 हुआ, लेकिन माइनस है तो -J कैप। अब -10 +3 -7 हुआ। B1 × B2 निकल गया बेटा। अब मोड भी निकालना है तो वो भी निकाल दो, वो भी निकालेगा यहीं पर। तो B1 × B2, ये रूट अंडर करके निकलता है। ये नर्सरी केजी में तुम पढ़ चुके हो। यानी 3 - 1 - 7, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -7 का होल स्क्वायर, यह हुआ बेटा। निकाल दो। ये 9 हुआ, ये 1 हुआ, ये 49 हुआ। देखते हैं, 59 हो गया बेटा, रहने दो। अब और भी एक निकालना है, कौन, R1 - R2 डॉट B1 × B2। तो दो का डॉट कैसे निकालते हो, आई कब जेकब कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का। तो R1 - R2 का कोफिशिएंट क्या है, या -1, जे नहीं है, इसका मतलब 0 है। यहां देखो बेटा, यह रियल में -I कैप +0 J कैप K कैप है बेटा। तो यहां -1 लिखो, इनटू, अब इसका I कैप का कोफिशिएंट, ये B1 × B2 का यहाँ है 3, 3 लिखो, प्लस R1 - R2 का जे वाला 0, 0 लिखो, इनटू इसके J कैप का कोफिशिएंट -1, प्लस इसका K कैप का कोफिशिएंट, K का कोफिशिएंट क्या है, 1, 1 लिखो, इन्हें की दूसरे का लिख डाला। हाँ, अब इसके K कैप का कोफिशिएंट -7, -7 लिखो। अब सिंप्लीफाई करो, ये -3 वही तो 0 ही हो गया, ये -7, ये -10 हुआ बेटा। अब P लिखते हैं, मॉड के अंदर में यही ना लिखना है बेटा, तो यह हमारा है -10, लिख डालो। और नीचे B1 × B2 का मॉड लिखना है, तो √59 लिखो, और यह हो गया 10। यही आंसर हो गया पूरा, तुम्हें 5 मार्क्स मिल जाएंगे बेटा। समझ रहे हो क्या क्या करा है। ये तो वीडियो फिर पीछे ले जाके, यह जो है पहले लाइन का जो इक्वेशन से यह R1 B1 निकाल लिया, दूसरे लाइन के इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन गिवन रहता बेटा, तब भी हम ऐसे R1 R2 निकाल लेते B1, वो हम सीख चुके हैं। अब बाद में सब डाल के निकाल दिया।
ठीक है बेटा, मैं एक दिखाता हूँ। कार्टेशियन इक्वेशन में अगर गिवन हो तब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। कार्टेशियन वाला तो कोई दिया ही नहीं है। यहाँ दिया है, नहीं यहाँ नहीं दिया है, यहाँ दिया है। या यह दिया है बेटा। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों कार्टेशियन है। देखो यहाँ देख लेना, एक्स का वन है, वाई वन, ठीक है, सब सही है। तो इसका पॉइंट देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये पहले वाले लाइन का, 13 का, R1 और B1 देखो कैसे लिख रहा हूं। कार्टेशियन है, उससे भी निकल जाएगा, हमें बदलने की जरूरत नहीं है। R1 देखो, ऊपर जो पॉइंट है ना बेटा, वही लिख, एक्स माइनस माइनस वन है, तो माइनस आई कैप, ई, वाई माइनस माइनस वन, तो माइनस वन जे कैप, माइनस के कैप। ये अब R1 हुआ। अब B1 होगा, इनमें आई कैप जेकब के लगा लगा दो। 7 - 6 1, 7 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस k कैप। अब दूसरे का पॉइंट, यह देखो कहाँ गया ये 3 5 7 है, ये तो माइनस में है ही, तो इसमें कुछ करना नहीं है। 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 7 k कैप। अब पैरेलल वेक्टर, वो नीचे में आई जे के लगा के प्लस कर दो, तो 1 i कैप का मतलब सीधे आई कैप, फिर -2 j कैप, फिर प्लस k कैप। अब यह चारों निकल गए बेटा, यही चारों तो यहाँ चाहिए था, वही तो वेक्टर इक्वेशन से निकाला था हम लोगों ने। अब फिर इसमें डाल दो, तो कार्टेशियन में गिवन है उससे नहीं डरेंगे, है ना। अब मैं इसको सारे टॉपिक्स कर चुके, इस फॉर्मूला को तो नोट कर लेना, और वीडियो देखो अभी जाके, और सारा मैंने दो दो वीडियो अभी 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 अपलोड करूंगा। और उसके बाद तुम, यह जो है बेटा, ये क्या हो गया, हाँ, ये तो वीडियो ही नहीं मैंने ऑन करा। जा, हाँ हाँ, वो कहाँ चला गया। क्या हुआ बेटा। हम्म। हम्म। अच्छा, ये अभी हैंग कर गया है, देखता हूँ क्या हो रहा है बेटा। हम्म। थोड़ा टाइम लगेगा। हैंग कर गया है बेटा, बड़ा लंबा ना, कई घंटा। हाँ भैया,